हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट के इंग्लिश लिटरेचर के अपने मेजर पेपर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो सेमेस्टर फर्स्ट के वे सभी स्टूडेंट्स जो अपने मेजर पेपर के रूप में स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, ये अपनी गन शॉट क्लास है। आप सभी जानते हैं कि गन शॉट क्लासेस में हम उन क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यूनिट वाइज हर टॉपिक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट में से कौन कंटेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का हमारा टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगिनिंग टू द रेस्टोरेशन पीरियड। तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो किससे जुड़ी हुई है? इंग्लिश के इतिहास से जुड़ी हुई है। शुरुआत से लेकर के 1660 तक इंग्लिश के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, अंग्रेजी साहित्य का क्या इतिहास रहा, उसके डील करती है हमारी यूनिट फर्स्ट। तो देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश टेक्स्ट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। कि पहला इंग्लिश का टेक्स्ट आप किसे मानते हैं और उसका महत्व क्या है? तो द अर्लीस्ट इंग्लिश टेक्स्ट आर द रिलीजियस राइटिंग्स सच एज कैडेमन। जो कैडेमन हाइम है उसको हम पहला इंग्लिश रिटन टेक्स्ट मानते हैं। और ये जितने भी पहले प्राचीन इंग्लिश टेक्स्ट हुआ करते थे वो सारे के सारे कैसे होते थे? धार्मिक टेक्स्ट हुआ करते थे। दीज टेक्स्ट आर इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे जो ओल्ड इंग्लिश के टेक्स्ट हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण है बिकॉज दे मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिटन इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि ये किस चीज को दर्शाते हैं कि यहाँ से रिटन फॉर्म के अंदर इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई थी। तो इससे पहले सारा का सारा इंग्लिश लिटरेचर जो था वो क्या था? ओरल फॉर्म के अंदर मौजूद था। तो ये जितने भी शुरुआती इंग्लिश टेक्स्ट हैं वो एक ट्रांजिशन, एक परिवर्तन की जर्नी दिखाते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर अपनी ओरल फॉर्म यानी मौखिक स्वरूप से निकल करके रिटन फॉर्म के अंदर आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश और द एंग्लो सेक्शन लिटरेचर। जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर जिसको हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो देखो, ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सेक्शन पीरियड के अंदर जो साहित्य लिखा गया वो किससे? बहादुरी की थीम से भरा हुआ था। उसके अंदर धार्मिक थीम आपको मिलेगी और वो बेसिकली क्या था? ओरल यानी मौखिक साहित्य था। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर जो इंग्लिश लिटरेचर लिखा गया था दैट वाज हेरोइक इन नेचर यानी ब्रेवरी के किस्से उसके अंदर थे, रिलीजियस इन नेचर बहादुरी के किस्से थे, एंड दैट वाज ओरल इन ट्रेडिशन और उसको मौखिक रूप से बयां किया गया था। इट इज रिटन इन एलिटरेटिव वर्स। उसको एलिटरेटिव वर्स में लिखा गया था और उसके अंदर कौन कौन सी थीम आपको दिखाई देगी? लॉयल्टी, लॉयल्टी यानी आपको स्वामी भक्ति की या विश्वसनीयता की थीम उसमें दिखाई देगी, वफादारी की थीम दिखाई देगी, ब्रेवरी बहादुरी की थीम दिखेगी, किस्मत की बातें उसको लेकर के की गई है, और क्रिश्चियन फेथ यानी ईसाइयत में क्रिश्चियनिटी के अंदर फेथ यानी विश्वास को लेकर के इन ओल्ड टेक्स्ट के अंदर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के टेक्स्ट में बात की गई है। पोएट्री वाज द डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म ऑफ दिस पीरियड। और एंग्लो सेक्शन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात की जाए तो बेसिकली इस पीरियड के दौरान क्या लिखी गई थी? पोएट्रीज यानी कविताएं बहुत बड़ी मात्रा में लिखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी एंड ट्रेजेडी मेंशन देन इंपॉर्टेंस। पहली इंग्लिश कॉमेडी या ट्रेजेडी कौन सी थी? तो सबसे पहली इंग्लिश कॉमेडी जो थी वो कौन सी थी? राल्फ रोइस्टर डूइस्टर, और जिसको लिखा था किसने? निकोलस उडाल ने। तो निकोलस उडाल ने सबसे पहली इंग्लिश में कॉमेडी लिखा था जिसका नाम था राल्फ रोइस्टर डूइस्टर। और वहीं हम इंग्लिश ट्रेजेडी की बात करें तो सबसे पहली इंग्लिश ट्रेजेडी थी गोरबोडक। ठीक है। और इसको लिखने वाले कौन थे? थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्यावली ने इसे लिखा था। बात बिगिन द अर्ली एलिजाबेथन पीरियड। और आपका जो एलिजाबेथन पीरियड है ना जिसकी शुरुआत हुई थी 1558 में, 1558 से लेकर के 1603 में जिस एलिजाबेथन पीरियड की जो अवधि मानते हैं, वहीं उसी अवधि में ये हमारी जो प्ले थे, पहली कॉमेडी और पहली ट्रेजेडी लिखी गई थी। दीज प्ले मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रेगुलर इंग्लिश ड्रामा। और यहीं से इंग्लिश के जो नाटक है उनकी हम एक परंपरागत शुरुआत इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द चौसर रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। वेरी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश पोएट्री का फादर, पिता किसे कहा जाता है? चौसर को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और क्यों कहा जाता है? तो जियोफ्री चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बिकॉज ही एस्टेब्लिश्ड द मिडिल इंग्लिश एज द लिटरेरी फॉर्म। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे ये चौसर ही थे जिन्होंने क्या करा? मिडिल इंग्लिश यानी मध्यकाल में जो इंग्लिश लिखी गई उसको लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में यूज करना शुरू किया गया। यानी सबसे पहले हमारे चौसर को आप ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लिश को रिटन फॉर्म के अंदर लिखने का श्रेय सबसे पहले अगर किसी को दिया जाता है तो वो जियोफ्री चौसर को दिया जाता है। इसीलिए हम उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं।
ही इंट्रोड्यूस्ड रियलिज्म, ह्यूमर एंड कैरेक्टराइजेशन इन पोएट्री। उन्होंने अपनी पोएट्री में एक रियलिज्म यानी वास्तविकतावाद को स्थान दिया, ह्यूमर यानी हास्य को स्थान दिया और कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्र चित्रण को उन्होंने अपनी पोएट्री के माध्यम से उकेरा है। और उनके मास्टरपीस की आप अगर बात की जाए तो कैंटरबरी टेल्स उनका सबसे बड़ा मास्टरपीस हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मौजूद है। तो यहाँ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक बार चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहा जाता है? दूसरा, चौसर का प्रमुख वर्क कौन सा है, मुख्य वर्क कौन सा है? तो कैंटरबरी टेल्स इनका प्रमुख वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरलिटी प्ले। तो तीन प्रकार के नाटक थे, एक मिस्ट्री था, एक मिरेकल था, एक मोरलिटी था। तीनों में क्या अंतर थे? तो मिस्ट्री प्लेज डील विद द स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल। तो बाइबल की कहानियां जिन नाटकों के अंदर व्यक्त की जाती थी उनको हम क्या कहते हैं? मिस्ट्री प्लेस कहते हैं। मिरेकल प्ले की हम बात करें, फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ द सेंट, जो संत महात्मा जो चमत्कार किया करते थे उनको मिरेकल प्लेस के माध्यम से दर्शाया जाता था। एंड मोरलिटी प्लेस आर द एलिगोरिकल ड्रामास दैट ईच मोरल लेसन थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर। और मोरलिटी प्लेस जो हुआ करते थे, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे, उनमें कैरेक्टर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं नैतिकता का एक मैसेज जो था वो ऑडियंस तक पहुंचाया जाता था। तो मिस्ट्री प्लेस बेसिकली क्राइस्ट के जीवन से बिलोंग करते थे। बाइबल में क्राइस्ट के द्वारा जो किए गए चमत्कार हैं उनको मिस्ट्री प्लेस के माध्यम से दिखाया जाता था। मिरेकल प्लेस में कोई सेंट हो गया, कोई संत महात्मा हो गया, उनके जीवन से जो रिलेटेड होते थे उनको हम मिरेकल प्लेस कहते थे। और मोरलिटी प्लेस में नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए, नैतिकता का संदेश देते हुए जो नाटक होते थे उनको हम मोरलिटी प्लेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द थ्री मेजर मिडिल इंग्लिश पोइट्स एंड वर्क ऑफ ईच वन। तो तीन मिडिल इंग्लिश के मेजर पोइट कौन थे? एक तो जियोफ्री चौसर थे जिनकी किताब का नाम क्या था? द कैंटरबरी टेल्स। दूसरे विलियम लैंगडन थे जिन्होंने पियर्स प्लोमैन लिखी थी। ये देखो कई बार पूछते हैं, तो इन किताबों को आपको याद रखना है। पियर्स प्लोमैन किसने लिखी थी? विलियम लैंगडन ने लिखी थी। और जॉन गवर्न ने लिखी थी कॉन्फेशियो अवेंटिस लैटिन के अंदर लिखी थी। ठीक है, तो दीज वर्क रिफ्लेक्ट द सोशल, मोरल एंड द रिलीजियस कंसर्न। तो सामाजिक, नैतिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर के ये किताबें लिखी गई थी। तो आपको ये महत्वपूर्ण राइटर हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा है। तो आपको इन किताबों का नाम पता होना चाहिए कि विलियम लैंगडन ने पियर्स प्लोमैन लिखी थी, जॉन गवर्न ने कॉन्फेशियो अमेंटिस लिखी थी और जियोफ्री चौसर ने कैंटरबरी टेल्स को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, व्हाट इज रेनेसा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेनेसा क्या था? मेंशन इट्स इंपैक्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो रेनेसा वाज द रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल लर्निंग एंड द ह्यूमनिज्म इन यूरोप। तो देखो, ग्रीक का लिटरेचर या लैटिन लिटरेचर जो था उसको सबसे प्राचीन लिटरेचर या क्लासिकल लिटरेचर माना जाता है। तो उसी क्लासिकल लिटरेचर की यूरोप के अंदर क्या हुई? रिवाइवल यानी रीबर्थ हुआ, उसका पुनर्जन्म हुआ। वापस वो उन क्लासिकल जो प्लेस थे ग्रीक के, लैटिन के, वहां पर लौटे इंस्पिरेशन के लिए। उसी को क्या कहा गया? रेनेसा कहा गया। तो रेनेसा में क्या हुआ है? तो ह्यूमनिज्म और क्लासिकल लर्निंग जो थी उसका रिवाइवल हुआ था। इट एम्फेसाइज इंडिविजुअलिज्म, ब्यूटी, सेक्युलर लाइफ। ठीक है, ये किस चीज पर जोर देता है? व्यक्ति विशेष पर जोर देता है, ब्यूटी सौंदर्य पर जोर देता है, और एक सेक्युलर लाइफ यानी धर्मनिरपेक्षता जीवन पर जोर देता है। इंग्लिश लिटरेचर बिकेम रिचर इन द थीम्स, फॉर्म्स एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यही वो रिनेसा का पीरियड था जिसके दौरान थीम हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर की फॉर्म हो, चाहे डेप्थ हो इंटेलेक्चुअल की, उन सब में इंग्लिश लिटरेचर के पोइट्रीज के अंदर वृद्धि देखी गई। व्हाई इज एलिजाबेथन एज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिजाबेथन पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया 1558 से लेकर के 1600 तक थ्री का जो पीरियड था दैट इज नोन एज एलिजाबेथन पीरियड। क्यों? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ हुआ करती थी, वो ब्रिटेन की महारानी बनी थी। कब? 1558 में। और 1603 तक वो ब्रिटेन की महारानी रही थी। किस वंश से बिलोंग करती थी? ये ट्यूडर वंश से बिलोंग करती थी, ट्यूडर डिनेस्टी से बिलोंग करती थी। तो इसी इन्हीं के पीरियड को क्या कहा जाता है? हमारे अंग्रेजी साहित्य का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। तो एलिजाबेथन एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामा एंड द पोएट्री। अब देखो, साहित्य का इसे गोल्डन स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एलिजाबेथन के पीरियड में एक तो ड्रामा और पोएट्री जो थे ना, अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंचे थे। यानी पोएट्री और ड्रामा बहुत बेहतर क्वालिटी के एलिजाबेथन पीरियड के अंदर लिखे गए थे, इसीलिए इसको इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसमें शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर जैसे राइटर हुए जिन्होंने अपने मास्टरपीसेस को इस पीरियड के दौरान लिखा था। क्रिएटिविटी एंड द नेशनल स्पिरिट रीच्ड देयर हाइट। यार, रचनात्मकता और जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो एलिजाबेथन काल में अपने चरम पर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैंक वर्स हु पॉपुलराइज्ड इट इन इंग्लिश ड्रामा? ब्लैंक वर्स क्या है? तो ब्लैंक वर्स इज ए अनराइम्ड आयमिक पेंटामीटर। जब कोई कविता राइम स्कीम में नहीं लिखी हो, लयबद्धता के साथ नहीं लिखी हो और उसमें यूज होने वाला मीटर आयमिक पेंटामीटर हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स कहते हैं। यानी अनराइम्ड फॉर्म में लिखी हुई पोएट्री जिसके अंदर आयमिक पेंटामीटर का यूज किया गया हो लिखने के लिए, उसको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। और क्रिस्टोफर मार्लो जो हमारे इंग्लिश के बहुत बेहतरीन
ड्रामेटिस्ट रहे हैं, उन्होंने ही इंग्लिश ड्रामा में पहली बार इस ब्लैंक वर्स को पॉपुलराइज किया था। शेक्सपियर लेटर परफेक्टेड इट इन ड्रामेटिक यूज, और बाद में शेक्सपियर ने भी इसको अपने ड्रामा के अंदर यूटिलाइज किया था। नेक्स्ट है, हाउ डिड क्रिस्टोफर मार्लो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। कंट्रीब्यूशन क्या था क्रिस्टोफर मार्लो का इंग्लिश ड्रामा के कंट्रीब्यूशन में? तो क्रिस्टोफर मार्लो इंट्रोड्यूस द माइटी ब्लैंक वर्क एंड हेरोइक प्रोटैगनिस्ट इन द ड्रामा। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने जो भी ड्रामा लिखे थे, एक तो उनके अंदर उन्होंने बहुत ही शक्तिशाली ब्लैंक वर्स का यूज किया, यानी ब्लैंक वर्स के अंदर उन्होंने अपने ड्रामास को लिखा, और दूसरा उनके जो भी प्रोटैगनिस्ट थे, प्रोटैगनिस्ट यानी मुख्य किरदार या हीरो आप उसे कह सकते हैं, वो बड़े ही हेरोइक यानी बहादुर थे। ही प्लेज सच डॉक्टर फोस्टर्स ब्रॉड ग्रैंडियर एंड पैशन टू द इंग्लिश ट्रेजेडी, और विशेषकर उनके प्ले डॉक्टर फोस्टर्स की अगर बात की जाए तो वो जो इंग्लिश की ट्रेजेडीज़ जितनी भी लिखी गई है, उनमें उनके जो एस्टीम है उसको वो एस्टेब्लिश करता हुआ कहीं न कहीं नज़र आता है। एंड ही लेड द फाउंडेशन फॉर द शेक्सपियरियन ड्रामा, और ये क्रिस्टोफर मार्लो ही थे जिन्होंने शेक्सपियर के लिए एक रास्ता तैयार करा उन ताकि वो भी बेहतर तरीके के ड्रामा लिख पाएँ। तो जो क्रिस्टोफर मार्लो है उनको श्रेय दिया जाता है इंग्लिश में ब्लैंक वर्स को यूटिलाइज़ करने का, ठीक है? नेम एनी 2 शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ एंड मेंशन देयर पीरियड। शेक्सपियर की जो 2 ट्रेजेडी थी, तो हैमलेट और मैकबेथ, शेक्सपियर ने ये 2 ट्रेजेडी लिखी थी। ये दोनों ही प्ले क्या थे? ट्रेजिक थे। ये दोनों ही शेक्सपियर एलिज़ाबेथ से बिलॉन्ग करती है और अर्ली जैकोबियन पीरियड से बिलॉन्ग करती है, ठीक है? तो जैकोबियन पीरियड आप सबको पता है 1603 से लेकर के 1626 तक का जो पीरियड था उसको हम जैकोबियन पीरियड जानते हैं। दीज़ प्लेज़ एक्सप्लोर द डीप साइकोलॉजिकल एंड द मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये जो प्ले हैं वो गहन मनोवैज्ञानिक और नैतिक विवादों को कहीं न कहीं खोजते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाई इज शेक्सपियर कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर को यूनिवर्सल ड्रामेटिस्ट क्यों मानते हैं? तो शेक्सपियर इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल बिकॉज हिज प्लेस डील विद द यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस एंड द एक्सपीरियंस। शेक्सपियर के प्ले में जो भी ह्यूमन इमोशंस दिखाए गए हैं और जो भी मानवीय अनुभव हैं, वो पूरे के पूरे विश्व में सभी लोगों के साथ हैपन होते हैं, सभी लोगों के साथ वैसा ही होता है, इसीलिए शेक्सपियर को हम यूनिवर्सल कहते हैं, ठीक है? तो शेक्सपियर के प्ले के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं और वो जो कुछ भी अपनी एक्टिविटीज करते हुए नजर आते हैं, जो भी इमोशंस उनके अंदर अराइज होते हैं, पूरे के पूरे विश्व के अंदर वो सारे के सारे इमोशंस जो है कॉमन पीपल के अंदर भी अराइज होते हैं, और वही शेक्सपियर को यूनिवर्सल बनाते हैं। हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट द ह्यूमैनिटी एज ए होल, और इसीलिए शेक्सपियर के कैरेक्टर्स के लिए कहा जाता है कि वो पूरी की पूरी मानवता को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। हिज थीम्स रिमेन रिलेवेंट अक्रॉस द टाइम एंड कल्चर, और चाहे कोई सा भी समय हो और कोई सी भी संस्कृति हो, उन सब में जो शेक्सपियर है उनके प्लेस की थीम प्रासंगिक प्रतीक होती है, ठीक है? व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जैकोबियन ड्रामा। जैकोबियन पीरियड के अंदर जो ड्रामा लिखे गए थे उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो मैंने अभी आपको बताया 1603 से लेकर के 1625 तक का जो पीरियड था उसको हम क्या कहते हैं? जैकोबियन पीरियड कहते हैं। तो जैकोबियन ड्रामा इज ए डार्कर एंड मोर पेसिमिस्टिक देन द एलिजाबेथन ड्रामा। एक डार्कर ड्रामा थे और मोर पेसिमिस्टिक यानी बिल्कुल हताश कर देने वाले, निराश कर देने वाला ड्रामा थे। तो एक ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ट्रेजेडी लिखी गई और बहुत ही निराश, हताश यानी ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, आशावाद उनमें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जैकोबियन ड्रामा के अंदर। इनमें करप्शन मिलेगा, वायलेंस मिलेगा, रिवेंज यानी बदला लेने की भावना मिलेगी, और नैतिक पतन आपको कहीं न कहीं इस पीरियड के ड्रामास के अंदर दिखाई देगा। ट्रेजेडी रीच्ड इट्स मोस्ट इंटेंस एंड द रियलिस्टिक फॉर्म इन दिस पीरियड, और ये जैकोबियन पीरियड के अंदर जो मुख्यतया लिखी गई थी वो ट्रेजेडी लिखी गई थी, और ट्रेजेडी बहुत बड़ी मात्रा में इस जैकोबियन पीरियड के अंदर लिखी गई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है? तो मेटाफिजिकल पोएट्री इज द इंटेलेक्चुअल एंड द आर्गुमेंटेटिव इन नेचर। जो मेटाफिजिकल पोएट्री होती है वो अपनी बौद्धिकता को दिखाती है और कहीं ना कहीं वो तर्कसंगत अपनी प्रकृति में होती है। इट यूजेस कंशीट्स, इसमें कंशीट्स का यूज किया जाता है, पैराडॉक्स यानी विरोधाभास का यूज किया जाता है, एंड विट टू एक्सप्लोर लव, रिलीजन एंड फिलोसफी। और चाहे प्यार की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे किसी दर्शन की बात हो, उसमें विजडम का प्रयोग जरूर किया जाता है। दिस स्टाइल फॉलोज इन अर्ली 17th सेंचुरी, और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मेटाफिजिकल पोएट्री काफी प्रचलित हुई थी। तो कुल मिलाकर के मेटाफिजिकल पोइट्स उन पोइट्स को कहा जाता है जो बड़े लर्नेड पोइट्स थे और जो दिखाना चाहते थे कि वो बड़े लर्नेड हैं, ताकि आसानी से उनको दूसरी दुनिया समझ ना पाए। नेम टू मेटाफिजिकल पोइट्स एंड वर्क्स ऑफ ईच। तो जॉन डन थे, उनको सबसे बड़ा मेटाफिजिकल पोइट माना जाता है, उन्होंने द कैनोनाइजेशन जैसी कविताएं लिखी है। और दूसरे जो मेटाफिजिकल पोइट हैं वो हमारे जॉर्ज हर्बर्ट हैं, जिन्होंने टेम्पल जैसी पोएम को लिखा है। दिस ब्लेंड पोइट्री ब्लेंड्स द इमोशंस विद द डीप इंटेलेक्चुअल रीजनिंग। यहाँ पे इमोशंस तो आपको दिखाई देगा, लेकिन इमोशंस के साथ इनकी पोइट्री में आपको इंटेलेक्चुअल रीजनिंग यानी बौद्धिक स्तर पर तर्क संगतता भी आपको देखने को इनकी पोइट्रीज के अंदर मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट
नेक्स्ट है, व्हाई वर द थिएटर्स क्लोज्ड ड्यूरिंग द प्यूरिटन पीरियड? जो प्यूरिटन पीरियड आया था उस समय थिएटर्स बंद क्यों कर दिए गए थे? तो प्यूरिटन्स कंसीडर थिएटर्स इमोरल अगेंस्ट द रिलीजियस डिसिप्लिन। तो ये जो प्यूरिटन्स लोग थे उन्होंने उनका ऐसा मानना था कि ये जो थिएटर, जो रंगमंच है और इनके ऊपर जो प्लेस प्रस्तुत किए जाते हैं वो उनके धर्म के विरुद्ध हैं। इसीलिए उन्होंने इन थिएटर्स का विरोध किया कि ये एंटरटेनमेंट और ये लग्जरी के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है जो धर्म के लिए बिल्कुल विरोध है। इसीलिए 1642 से लेकर के 1660 तक इस प्यूरिटन पीरियड के दौरान पूरे के पूरे यूरोप में जो थे थिएटर्स बंद रहे थे। नेक्स्ट है, व्हाई इज जॉन मिल्टन कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द प्यूरिटन एज? जॉन मिल्टन को प्यूरिटन एज का ग्रेटेस्ट पोइट क्यों कहा जाता है? तो जॉन मिल्टन कंबाइंड क्लासिकल लर्निंग्स विद द प्यूरिटन रिलीजियस आइडियल। जॉन मिल्टन ने क्या कहा, एक तो क्लासिकल लर्निंग और दूसरा प्यूरिटन के जो रिलीजियस आइडियल था उन दोनों को इसने आपस में कंबाइन कर दिया। हिज एपिक पैराडाइज लॉस्ट, याद रखना है जॉन मिल्टन ने एक बहुत बड़ा एपिक लिखा था पैराडाइज लॉस्ट। वो उनकी मोरल सीरियसनेस को दिखाता है और उनकी आध्यात्मिक गहराई को दिखाता है। ही डोमिनेट्स द लिटरेचर ऑफ द प्यूरिटन एज, और प्यूरिटन एज के साहित्य को अगर किसी ने लीड करा है तो वो हमारे इंग्लिश के राइटर जॉन मिल्टन ही है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, प्यूरिटन एज का महान कवि कहा जाता है। मेंशन द मेजर वर्क्स ऑफ द जॉन मिल्टन, मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन मिल्टन जो हमारे प्यूरिटन एज के राइटर हैं, पोइट हैं, यूरोप से बिलोंग करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड जैसे बहुत बढ़िया इन्होंने एपिक्स लिखे हैं और इनके कारण इनका एमिनेंस जो था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक अलग ही लेवल का है। सैमसन एग्नोस्टिस, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड जैसे कुछ कृतियां हैं जो हमारे जॉन मिल्टन को इमोर्टल, अमर बनाती है। दीज वर्क्स आर द अमंग द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, और ये उनकी महान उपलब्धियों में से एक थी। व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्टोरेशन लिटरेचर? रिस्टोरेशन लिटरेचर के मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो रिस्टोरेशन लिटरेचर इज मार्क्ड बाय द विट, सैटायर, रियलिज्म एंड एलिगेंस। रियलिस्टिक लिटरेचर के अंदर आप विजडम देखोगे, सैटायर व्यंग्य देखोगे, रियलिज्म देखोगे और एलिगेंस देखोगे। ड्रामा वाज रिवाइव्ड, स्पेशली कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और इस समय जो रेस्टोरेशन पीरियड था जो 1660 से हमारा शुरू हुआ था, उस समय आप देखोगे कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो थी, जो समाज में नैतिक तौर तरीके होते हैं उनके डेवलपमेंट आपको किसमें दिखाई देता है, रेस्टोरेशन पीरियड में दिखाई देता है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो थी, इस प्रकार के ड्रामा उस समय प्रचलन में आए। फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन द स्टाइल एंड द थीम्स इज क्लियरली विजिबल, और जो थीम थी और जो लिखने की स्टाइल थी उन पे कहीं ना कहीं फ्रेंच जो था उनका प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है, वाई एडमंड डिस्पेंसर इज कॉल्ड द पोइट्स पोइट? कवियों का कवि एडमंड डिस्पेंसर को क्यों कहा जाता है? तो याद रखना है आपको, कवियों का कवि कौन है, एडमंड डिस्पेंसर है। तो एडमंड डिस्पेंसर इज कॉल्ड द पोइट्स पोइट बिकॉज ऑफ हिज रिच इमेजिनेशन, म्यूजिकल लैंग्वेज एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन। अपनी कल्पना शक्ति के लिए, अपनी म्यूजिकल लैंग्वेज के लिए और आर्टिस्टिक यानी कलात्मक प्रबुद्धता के लिए जाने जाते हैं एडमंड डिस्पेंसर, और इसी कारण उनको क्या कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है। यानी कल्पनाशीलता उनकी बेहद ही रोचक थी। कल्पनाशीलता, उनकी कल्पना की उड़ान जो थी वो बहुत ऊंची थी। उनकी लैंग्वेज जो उन्होंने अपनी लिटरेचर लिखने के लिए यूज़ करी वो बड़ी म्यूजिकल थी, और आर्टिस्टिक परफेक्शन यानी कलात्मक जो संपूर्णता थी उनके अंदर दिखाई देती है, और इसीलिए एडमंड स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा जाता है। हिज पोइट्री इन्फ्लुएंस्ड मैनी लेटर इंग्लिश पोइट, उनकी पोइट्री ने बाद में आने वाले बहुत सारे इंग्लिश पोइट्स की पोइट्री को प्रभावित किया। एंड ही इज एडमायर्ड मोर बाय द पोइट्स देन बाय द कॉमन रीडर, और सामान्य पाठकों की बजाय उनको कवियों ने ही ज्यादा क्या करा है, प्रशंसा उनकी कही है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टोफल एंड स्टेला? ठीक है, अब ये भी याद रखना कि एस्टोफल एंड स्टेला किसने लिखा है, सर फिलिप सिडनी ने एक सोनेट सीक्वेंस लिखा है। ठीक है, सोनेट्स लिखी है बहुत सारी, तो सोनेट का एक कलेक्शन है, उसी का नाम है एस्टोफल एंड स्टेला। तो एस्टोफल एंड स्टेला इज ए सोनेट सीक्वेंस रिटन बाय सर फिलिप सिडनी। इट इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट ट्रेडिशन इन द इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट, सोनेट इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग लिटरेचर। ठीक है, तो कविता लिखने का एक प्रकार होता है, 14 लाइन की जो कविता होती है उसी को तो हम सोनेट कहते हैं। तो इस ट्रेडिशन को इंग्लिश लिटरेचर में शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, सर फिलिप सिडनी को ही दिया जाता है। ये इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके के रेनेसां के जो राइटर्स थे वो प्यार और सुंदरता जैसे आदर्शों को प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर फिलिप सिडनी टू द इंग्लिश लिटरेचर? सर फिलिप सिडनी का इंग्लिश लिटरेचर में क्या योगदान था? कंट्रीब्यूट पोएट्री एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उन्होंने ना केवल पोएट्री लिखी बल्कि उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी लिखा था। हिज वर्क्स इंक्लूड द एस्टोफल एंड स्टेला एंड एपोलॉजी फॉर पोएट्री। तो एस्टोफल एंड स्टेला उनका पोएट्री का वर्क है जिसका एक सोनेट सीक्वेंस है, वहीं एपोलॉजी फॉर पोएट्री उनका एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है जो उन्होंने लिखा है। ही शेप्ड द लिटरेरी थ्योरी इन इंग्लैंड, और रेनेसां में यानी पुनर्जागरण काल में जो लिटरेरी थ्योरी लिखने का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, हमारे सर फिलिप सिडनी को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द फेरी क्वीन एन एलिगोरिकल पोएम? ठीक है, अब याद रखना है फेरी क्वीन को एलिगोरिकल पोएम क्यों कहते हैं। तो जो फेरी क्वीन थी इज एलिगोरिकल बिकॉज इट्स कैरेक्टर्स आर
इवेंट सिंबलाइज द मोरल एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो फेरी क्वीन एक वर्क लिखा गया सर फिलिप सिडनी के द्वारा। ये एक एलिगोरिकल पोएम है, क्योंकि एक्चुअली के अंदर इसके जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और जो घटनाएं दिखाई गई है वो वास्तव में सिंबलाइज करती है कि इनको मोरल एंड स्पिरिचुअल वर्च्यूज को, आपकी नैतिक और आध्यात्मिक जो गुण हैं उनको सिंबलाइज करती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीकात्मक रूप से लिखी हुई एक पोयम है फेरी क्वीन, और इसीलिए क्योंकि वो प्रतीकात्मक रूप से लिखी हुई है, उसमें दर्शाई गई जितनी भी घटनाएँ हैं और जितने भी कैरेक्टर हैं वो किसी और चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, इसीलिए उसको हम एलिगोरिकल पोएम कहते हैं। ईच नाइट रिप्रेज़ेंट द पर्टिकुलर वर्च्यू। इस पोएम के अंदर दिखाई देने वाला हर नाइट, ठीक है, नाइट एक उपाधि होती है। हर नाइट क्या है, वो एक पर्टिकुलर वर्च्यू, एक पर्टिकुलर गुण को समर्पित है। द पोएम कन्वेज द मोरल एंड द पॉलिटिकल आइडियाज़। और उस समय के नैतिक और राजनीतिक विचारों को, राजनीतिक आदर्शों को प्रस्तुत करती हुई हमारे सामने प्रस्तुत करती है द फेरी क्वीन, जो फिलिप सिडनी ने लिखी है। What is comedy of manners? Name one of the restoration dramatists. Comedy of manners is the dramatic form that satirizes the manners of the social life of the upper class. तो अपर क्लास जो था ना, उनका जीवन जीने का तरीका और उनका जीवन जीने का जो अंदाज था ना, उसके ऊपर कटाक्ष किया गया था कॉमेडी ऑफ मैनर्स के माध्यम से। तो समाज का जो अपर वर्ग था, उसकी जीने के तौर तरीके, उसकी लाइफ़स्टाइल, उसके जीने के मैनर्स जो थे, उन पर कटाक्ष करती हुई एक ड्रामेटिक फ़ॉर्म जो थी, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहते हैं। विलियम कॉन्ग्रीव इज़ द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस जनर। और इस कॉमेडी ऑफ मैनर्स में जो सबसे लीडिंग ड्रामेटिस्ट कहा जाता है, वो विलियम कॉन्ग्रीव को कहा जाता है। हिज प्लेस रिफ्लेक्ट द विट एंड सोशल क्रिटिसिज्म। और ये विलियम कॉन्ग्रीव के प्ले ही हैं जो सोशल विट, सोशल क्रिटिसिज्म यानी सामाजिक आलोचना के साथ-साथ विज़डम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज जॉन ड्राइडन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन ड्राइडन लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्रू हिज एसेज एंड प्रेफेसेस। जॉन ड्राइडन ने एक आधारशिला रखी किसकी, आधुनिक इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। आधुनिक समय में जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आलोचनात्मक लेख लिखे गए थे, उनकी अपने निबंधों के माध्यम से और प्रस्तावना के माध्यम से जॉन ड्राइडन ने आधारशिला रखी थी। ही एक्सप्लेन द लिटरेरी प्रिंसिपल्स क्लियरली एंड लॉजिकली। और ये हमारे जॉन ड्राइडन ही थे जिन्होंने साहित्यिक सिद्धांतों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और क्रमबद्धता से दर्शाया था। देयरफॉर ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इसीलिए जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमारी यूनिट फर्स्ट में से बनते हैं। यूनिट सेकंड में फर्स्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाई इज द एलिजाबेथन पीरियड रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एलिजाबेथन पीरियड जो कब से 1558 से लेकर के 1603 था, उसको इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में समझा दिया है, डिटेल में आंसर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, बुलेट पॉइंट में मैंने आपको ये चीज़ें दे दी है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप डिटेल फॉर्म में आराम से यहाँ से लेकर के लिख सकते हैं कि एलिजाबेथन पीरियड में क्या क्या हुआ था, उसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट यूनिट में से इंपॉर्टेंट बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि व्हाट इज रेनेसां। ये रेनेसां यानी पुनर्जागरण क्या था, एंड डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो रेनेसां मैंने बताया था रीबर्थ था, रिवाइवल था, ग्रीक लर्निंग जो थी, ग्रीक लिटरेचर जो था वहाँ से फिर एक बार इंस्पिरेशन ली गई थी साहित्य को लिखने के लिए। तो वो सारी डिटेल जो थी, वो सारी क्वेश्चंस की, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को आसानी से आप समझ सकते हैं, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं कि यूनिट सेकंड में से हमारे लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द शेक्सपियर पोएम नॉट मार्बल नॉट द गोल्डन मॉन्यूमेंट्स। तो फिक्शन की पोएम है नॉट मार्बल नॉट द गोल्डन मॉन्यूमेंट्स, उसका केंद्रीय विचार क्या है। तो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द इमॉर्टलिटी ऑफ पावर ओवर द फिजिकल मॉन्यूमेंट। ठीक है, अभी क्या दिखाती है, तो शेक्सपियर ने सोनेट लिखी है नॉट मार्बल नॉट द गोल्डन मॉन्यूमेंट। वो पोएट्री का पावर दिखाती है कि पोएट्री किस तरीके से इमॉर्टलिटी को लेकर के ज़्यादा पावरफुल है बजाय फिजिकल मॉन्यूमेंट में। यानी किसी की याद में यदि आप मकबरा बना देते हो तो एक ना एक दिन जाकर के वो मकबरा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन पोएट्री के पास ऐसी पावर है कि पोएट्री के माध्यम से अगर आप किसी को इमोर्टलाइज करते हो, यानी पोएट्री में अगर आपने किसी व्यक्ति का जिक्र कर दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जब जब उस पोएट्री को पढ़ेगी तब तक उस व्यक्ति को भी याद करेगी जिसको लेकर के उस पोएट्री को लिखा गया है। तो शेक्सपियर अजर्ट दैट द वर्स हैड द ग्रेटर पावर देन द मार्बल एंड द गोल्डन मॉन्यूमेंट्स टू प्रिजर्व मेमोरी। इसीलिए शेक्सपियर कहते हैं कि जो कविता होती है ना, वर्स जो होती है, कविता होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है बजाय किसी मॉन्यूमेंट के और किन्हीं गोल्ड कवर्ड टॉम्ब से
कि वो यादों को बेहतर तरीके से सहेज कर रख सकते हैं। थ्रू पोएट्री ही बिलाउड थ्रू पोएट्री द बिलाउड विल लिव एटर्नली इन द माइंड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और शेक्सपियर का ये मानना है कि उन्होंने जो ये कविता लिखी है, नॉट मार्बल नॉट द गाइडेड मॉन्यूमेंट्स, इसके माध्यम से उनका वो प्रेमी, उनका वो संरक्षक मिस्टर डब्ल्यूएच हमेशा हमेशा के लिए भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में जिंदा रहेगा, क्योंकि जब भी भविष्य की पीढ़ियां आएगी इस पोएम को पढ़ेगी, एंड थ्रू द लाइन्स ऑफ दिस पोएम ही विल रिमेन इन द माइंड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट पे से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो है, हाउ डज शेक्सपियर कॉन्ट्रास्ट पोएट्री विद द मॉन्यूमेंट्स इन द पोएम। शेक्सपियर किस तरीके से मॉन्यूमेंट्स के साथ पोएट्री को कॉन्ट्रास्ट करता है, यानी किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट है पोएट्री और मॉन्यूमेंट्स के बीच में, किस तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग विरोधाभास नजर आता है। तो शेक्सपियर कॉन्ट्रास्ट पोएट्री विद द मॉन्यूमेंट्स बाय शोइंग दैट द मॉन्यूमेंट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द टाइम, वॉर और डिके। तो यहाँ शेक्सपियर हमारा नॉट मार्बल नॉट द गाइडेड मॉन्यूमेंट जो पोएम है, शेक्सपियर उसमें ये कहते हैं कि भैया जो मॉन्यूमेंट बनाए जाते हैं वो भले ही गोल्ड से कवर हों, भले ही मार्बल से बनाए हुए हों, लेकिन समय के साथ में वो नष्ट हो जाते हैं, या किसी युद्ध के कारण वो नष्ट हो जाते हैं, या धीरे-धीरे उनका पतन हो जाता है। यानी मॉन्यूमेंट्स कितने भी बेहतरीन क्यों ना बनाए गए हों, चाहे वो गोल्ड कवर हों, चाहे वो मार्बल के हों, लेकिन समय के साथ वो अंत हो जाते हैं। जबकि पोएट्री की अगर हम बात करें तो इट रिमेन्स अनटच्ड एंड कंटिन्यूअस टू लिव थ्रू द रीडर्स। यानी पोएट्री को कभी कोई मार नहीं सकता है। जब तक पढ़ने वाले लोग मौजूद रहेंगे तब तक जो पोएट्री है वो भी जीवित रहेगी। इसीलिए पोएटिक वर्ड्स बिकम मोर परमानेंट देन द स्टोन और गोल्ड। इसीलिए जो पोएट्री में कही गई बातें हैं वो किसी भी पत्थर यानी मार्बल या फिर किसी गोल्ड कवर्ड मॉन्यूमेंट से बहुत ज़्यादा स्थायी है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट रोल डज द टाइम प्ले इन द पोएम नॉट मार्बल नॉट द गाइडेड मॉन्यूमेंट। नॉट मार्बल और द गाइडेड मॉन्यूमेंट में टाइम यानी समय का क्या महत्व है। ठीक है। तो टाइम इज प्रेजेंटेड एज द डिस्ट्रक्टिव फोर्स दैट रूइंस द स्टैच्यूज, मॉन्यूमेंट्स एंड द ह्यूमन अचीवमेंट। अब मनुष्य चाहे कोई भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, मनुष्य चाहे स्टैचू यानी बड़े से बड़े मॉन्यूमेंट्स का निर्माण करवा ले, मकबरों का निर्माण करवा ले, या फिर स्टैचूज का निर्माण करवा ले, समय के साथ वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये समय के डिस्ट्रक्टिव पावर को दर्शाता है कि समय बड़ा विनाशकारी होता है। समय जो होता है मनुष्य की उपलब्धियों को, मनुष्य के द्वारा बनाए गए मकबरों को और स्टैचूज को रुइंस यानी खंडर के अंदर तब्दील कर देता है। शेक्सपियर शोज हाउ वॉर एंड डिके इरेज द फिजिकल मेमोरियल्स। अब शेक्सपियर ये बताते हैं कि जब युद्ध हो जाते हैं और जब चीज़ें का पतन हो जाता है तो फिजिकल मेमोरियल यानी हमने जो भौतिक चीज़ें बनाई हैं, भौतिक रूप से किसी को याद करने के लिए अगर हमने किन्हीं चीज़ों का निर्माण किया हो, चाहे वो स्टेच्यूज हों, चाहे वो हमारे मकबरेज हों, समय के साथ में वो धीरे धीरे पतन हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं, वार के कारण वो नष्ट हो जाते हैं, या फिर उनका अपना आप ही पतन हो जाता है। हाउएवर पोएट्री रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द टाइम। लेकिन समय का हमारी पोएट्री के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये मानना है विलियम शेक्सपियर का, एंड प्रिजर्व द बिलव्ड फॉरएवर। इसीलिए विलियम शेक्सपियर ने अपने पैट्रन मिस्टर डब्ल्यूएच की याद में पोएट्री लिखी, और उस पोएट्री के माध्यम से उनके जो पैट्रन मिस्टर डब्ल्यूएच थे वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज वेस्टफुल वॉर। फ्रेज वेस्टफुल वॉर का महत्व क्या है। तो इस पोएट्री में वेस्टफुल वॉर नाम का एक फ्रेज यूज किया गया है शेक्सपियर के द्वारा, उसका महत्व क्या है। तो फ्रेज वेस्टफुल वॉर सिंबलाइजेज द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। वेस्टफुल वॉर का मतलब क्या है, वॉर कौन करता है, मनुष्य करते हैं। तो मनुष्य के बीच जो विवाद होते हैं उनके कारण ही वॉर होते हैं, और वॉर जब भी होता है, युद्ध जब भी होता है, तो उसका नेचर कैसा होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, बड़ा विनाशकारी होता है। इसीलिए वॉर जब भी होता है वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता, वो हमें वेस्टफुल होता है, यानी बर्बादी का कारक होता है। इट डेस्ट्रॉयज सिटीज। वॉर के कारण शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, स्टेच्यूज नष्ट हो जाते हैं, और हमारे हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स यानी जितनी भी ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं वो भी वॉर के कारण नष्ट हो जाती है। शेक्सपियर यूजेज इट टू हाईलाइट द वल्नरेबिलिटी ऑफ द फिजिकल मॉन्यूमेंट्स कंपेयर टू द पोएट्री। और शेक्सपियर ने इस वॉर का प्रयोग किया है, ठीक है, वेस्टफुल वॉर का प्रयोग किया है ये दर्शाने के लिए कि किस तरीके से जो फिजिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, भौतिक रूप से उपलब्ध हमारे स्मारक होते हैं, वो बड़े ही कमजोर होते हैं पोएट्री की तुलना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स लिली बेटर देन द ओक इन द पोयम द नोबल नेचर। तो द नोबल नेचर इज अ पोयम रिटन बाय द जॉनसन, डैन जॉनसन की पोयम है द नोबल नेचर। तो उसमें उन्होंने लिली को ओक के पेड़ से ज्यादा बढ़िया कैसे बताया। ठीक है। तो द लाइफ स्पान ऑफ एन ओक ट्री इज 300 ईयर्स। तो ओक के पेड़ की अगर हम बात करें तो ओक का पेड़ कितने सालों तक जीता है, 300 वर्षों तक ओक का पेड़ जीता है, विच इज वेरी लास्ट। ठीक है, जो बहुत बढ़िया अवधि है। एट लास्ट द ओक ट्री बिकम्स लॉग ड्राई लीफलेस एंड सेपलेस। लेकिन अंत में जब 300 सालों के बाद ओक ट्री की मृत्यु होती है या ओक ट्री सूखता है तो वो एक केवल सूखा लकड़ी का गट्ठर बनता है। लीफलेस, उसमें कोई भी पत्ती नहीं रहती है। सेपलेस यानी बिना जूस का, बिल्कुल सूखी लकड़ी के गट्ठर की तरीके
से वो ओक का पेड़ जो था ज़मीन पे पड़ जाता है, कब? 300 साल बाद। लेकिन ऑन द अदर हैंड लिली की अगर हम बात करें, तो वो केवल और केवल 1 दिन जीवित रहता है। लिली का फूल सुबह उगा और शाम को मुरझा जाता है। बट एवरीवन इज़ प्लीज्ड विथ इट्स ब्यूटी। लेकिन लिली के फ्लावर की जो सुंदरता है ना, उस सुंदरता को देखकर हर कोई बड़ा खुश हो जाता है। देयरफॉर दिस मेक्स द लिलीज़ बेटर देन द ओक ट्री। और यही वो कारण है कि बेन जॉनसन ओक ट्री की बजाय किसको मानते हैं बेहतर? हमारे लिली के पेड़ को, ठीक है? लिली का जो पौधा होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द पोएम, द नोबल नेचर, हाउ कैन ए ह्यूमन बीइंग मेक हिज लाइफ परफेक्ट? ये सबसे बड़ा मैसेज है इस पोएम का कि मनुष्य अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, ह्यूमंस कैन अटेन द परफेक्ट लाइफ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो, अगर हमारे जीवन को हमें परफेक्टली जीना है तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम इसे प्राप्त करते हैं। दिस कैन बी डन बाय अटेनिंग द ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर। अब हमें क्या करना है कि हमारे कैरेक्टर के अंदर नोबिलिटी लानी पड़ेगी, हमारे कैरेक्टर की ब्यूटी हमें लानी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा जो जीवन है वो बेहतर बन पाएगा। ए प्लीजेंट एंड द वर्थ शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ इज मोर परफेक्टेबल कंपेयर टू द मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ। आपने कितना लंबा जीवन जिया, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पोइट का ये मानना है कि आपने कितना लंबा जीवन जिया, वो अगर मीनिंगलेस था तो उसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि आपने अगर छोटा जीवन भी जिया है तो वो परफेक्ट है। ओके, अगर आपने खुशनुमा होकर के छोटा जीवन भी जिया है तो वो नीरस लंबे जीवन से कहीं ज्यादा बेहतर है हमारे पोइट की नज़रों में। इट emphasizes the importance of virtue, the quality of one's action, and an appreciation of the beauty and the virtues in the life, elements that can contribute to a more noble and the admirable existence। ठीक है, अब इस बात पर जोर कवि विशेषतः देना चाहता है कि हमारे जीवन को गुणवत्तापूर्ण जीवन हमें जीना चाहिए। हमारे एक्शंस जो होने चाहिए वो क्वालिटी एक्शंस हमारे होने चाहिए, और हम जो है हमेशा इस जीवन में छोटे-छोटे मोमेंट्स की ब्यूटीज़ को लेकर के तारीफ़ करें, हमारे गुणों को लेकर के तारीफ़ करें। अगर हम इस तरीके का जीवन जिएँगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बड़ा ही सुखी हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा। द आइडिया इज़ दैट बाय एम्बॉडिंग दीज़ क्वालिटीज़ एंड एप्रिशिएटिंग द स्मॉल बट द मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वन कैन मूव क्लोज़र टू द आइडियल ऑफ मोर परफेक्ट लाइफ। इसीलिए हमारे बेन जॉनसन का मानना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नज़दीक जाना चाहते हैं परफेक्ट जीवन के, हालाँकि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, देखिए परफेक्ट जीवन के बहुत ज़्यादा नज़दीक अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने जीवन को आप मीनिंगफुल बनाइए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए, छोटे-छोटे पलों को जिए। पूर्ण रूप में जीवन को ना लेकर के जीवन को छोटे-छोटे टुकड़ों में लेंगे तो शायद आपका जीवन सार्थक बन पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ जॉन डन्स पोएम डेथ बी नॉट प्राउड? तो जॉन डन की पोएम की केंद्रीय विचार क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द डिफीट ऑफ द डेथ एंड द इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल। तो जॉन की जो पोएम है वो ये दिखाती है कि भैया मौत तो एक दिन क्या होती है? हार जाती है, जबकि जो सोल है, आत्मा है, वो क्या है? अमर है। तो मौत हार जाती है, मौत डिके यानी उसका पतन हो जाता है, मौत एक दिन खुद मर जाती है, जबकि आत्मा जो होती है वो हमेशा अमर रहती है। जॉन डन चैलेंजेस डेथ, पावर एंड प्राइड। जॉन डन अपनी इस कविता में जो डेथ का पावर है और डेथ का घमंड है उसको चुनौती देते हैं, एंड ही प्रेजेंट डेथ एज ए टेम्पररी स्टेट रादर देन द फाइनल एंड। और इस कविता के माध्यम से जॉन डन ने मृत्यु को आपके सामने कैसे पेश किया है? एक टेम्पररी, ठीक है, एक टेम्पररी, एक थोड़ा सा ठहराव है, उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए आप तो अमर हो जाओगे। इस तरीके से जॉन डन ने अपनी कविता डेथ बी नॉट प्राउड में डेथ को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डैन प्रूव द डेथ इज नॉट पावरफुल? किस तरीके से डन ने ये दिखाया है कि डेथ जो है पावरफुल नहीं है? तो डन प्रूव डेथ इज पावरलेस बाय शोइंग दैट इट डिपेंड्स ऑन द फेट, चांस एंड ह्यूमन एक्शंस। ठीक है, अब डेथ पावरफुल क्यों नहीं है? क्योंकि डेथ जो है किसके अधीन है, किस पे निर्भर करती है डेथ? भाग्य। हम कहते हैं ना किसी इसका दुर्भाग्य था कि इसकी मौत आ गई, संयोग इसका मौत का बन रहा था इसलिए इसकी मौत हो गई, और इसने काम ही ऐसे किए थे। नहीं, हमारे खुद के क्रियाकलापों के कारण भी कई बार हमारे पास मौत आ जाती है। तो मौत जो है ना स्वयं नहीं आ सकती, मौत तो बल्कि निर्भर है, वो भाग्य पर निर्भर है, वो संयोग पर निर्भर है और मानवीय क्रियाकलापों पर निर्भर है। यानी मौत को कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरीका चाहिए इंसान को मारने के लिए। डेथ ब्रिंग्स ओनली टेम्पोररी स्लीप। हमारे जॉन डन कहते हैं कि भैया डेथ जब आएगी ना तो आप टेम्पोररी यानी क्षणिक काल के लिए सोओगे, नॉट एटर्नल फियर। हमेशा के लिए इस मौत से डरने की आपको जरूरत नहीं है। तो डेथ आएगी, डेथ का मतलब वो क्या कहते हैं, छोटी सी नींद आएगी बस आपको। अल्टीमेटली डेथ इटसेल्फ इज डेस्टाइन्ड टू डाई। और मौत तो एक ही बार आएगी, और जब मौत आएगी उस दिन मौत खुद ही मर जाएगी, क्योंकि उसके बाद जब जागोगे आप तो नए संसार में जागोगे, और जिस नए संसार में जागोगे वहां पर आपकी सोल हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। उस सोल को मारने वाली डेथ आपको दूसरे संसार में नजर नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डज जॉन डन प्रूव दैट डेथ इज पावरलेस इन द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड? किस तरीके से प्रूव किया है कि डेथ जो है पावरलेस है? जॉन डन कॉल्स द डेथ एज ए मियर स्लीप टू शो द टेम्पररी एंड द हार्मलेस नेचर। जॉन डन हमारी मौत को कैसा मानते हैं? टेम्पररी मानते हैं, और ये बताते हैं कि ये जो डेथ है वो हमें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। डेथ तो बड़ी हार्मलेस है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। स्लीप गिव्स रेस्ट, जिस प्रकार से नींद जब भी हमें आती है, क्योंकि मौत आएगी तो नींद ही तो आएगी, लेकिन आप सामान्य रूप से भी अगर देखोगे तो नींद जो आती है तो नींद से हमें क्या मिलता है? रेस्ट मिलता है, और रेस्ट के बाद में जब हम जागते हैं तो और भी ज़्यादा फ्रेश अपने आप को महसूस करते हैं। तो इसी तरीके से जब डेथ आएगी तो हमें थोड़ी देर के लिए नींद आएगी, यानी रेस्ट करने का, हमारी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, और उसके बाद हम जागेंगे, ठीक है? तो उसके बाद हम जब जागेंगे तो हमें हमेशा-हमेशा के लिए जीवन मिल जाएगा। बाय डिक्लेयरिंग डेथ थू शैल डाई, और हमारे जॉर्डन ये कहते हैं कि डेथ तुम तो खुद मर जाओगी, तो डन इस बात को प्रूव करते हैं दैट डेथ हैज़ नो परमानेंट पावर ओवर द ह्यूमन सोल, कि मनुष्य की जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है ना, उसके ऊपर इस मौत का कोई भी बस नहीं चलता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जॉन मिल्टन राइट ऑन द लेट मसाक इन द पिडमेंट? जॉन मिल्टन ने ये पोएम ऑन द लेट मसाक इन द पिडमेंट क्यों लिखी थी? तो मिल्टन रोट दिस पोएम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रूटल मसाक ऑफ द वेल्डनेशियन प्रोटेस्टेंट इन द पिडमेंट। तो पिडमेंट जो जगह है वहां पर वेल्डनेशियन जो प्रोटेस्टेंट लोग हुआ करते थे, जब उनका बहुत बड़ी तरीके से जनसंहार कर दिया गया, तो उसी के विरोध में मिल्टन ने अपनी इस कविता ऑन द लेट मसाक इन पिडमेंट, तो मसाक का अर्थ क्या होता है? जो जनसंहार होता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में जब पिडमेंट नामक जगह पर वेल्डनेशियन प्रोटेस्टेंट, यानी वेल्डनेशिया की जो जगह थी वहां पर जो प्रोटेस्टेंट थे, उनको बहुत बड़ी मात्रा में जब मार दिया गया, तो उसी के विरोध में जॉन मिल्टन ने हमारी इस कविता को लिखा था। ही एक्सप्रेस हिज डीप सोरो एंड एंगर ओवर द किलिंग ऑफ द इनोसेंट बिलीवर्स, और इस कविता के माध्यम से वो अपना गहन दुख और क्रोध व्यक्त करते हैं उन निर्दोष लोगों की हत्या के लिए। द पोएम इज ऑल्सो प्रेयर टू गॉड टू ब्रिंग जस्टिस एंड पनिश द क्रूअल ऑप्रेसर, और ये पोएम एक प्रेयर के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है, जिसमें भगवान से ये प्रार्थना की गई है कि इन निर्दोष लोगों की, इन प्रोटेस्टेंट्स की जो हत्या हुई है, इनको न्याय मिले, और जो क्रूअल ऑफिसर से जो निर्दयी आक्रांता हैं, उनको दंड मिले, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? जो ऑन द लेट मसाक ऑफ द पिडमेंट है, जॉन मिल्टन की पोएम, उसका केंद्रीय विचार क्या है? तो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज रिलीजियस परसिक्यूशन एंड द डिमांड फॉर द डिवाइन जस्टिस, ठीक है? वो रिलीजियस परसिक्यूशन को कहीं ना कहीं प्राप्त करने की कोशिश है, और इस चीज की मांग है ऊपर वाले उस गॉड से कि वो उन लोगों के लिए क्या दे? दैवीय न्याय की व्यवस्था करे। मिल्टन स्ट्रांगली कंडेम्स द इंटॉलरेंस एंड द वायलेंस डन टू द पीसफुल पीपल। मिल्टन बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं करते, बिल्कुल भी इस चीज़ को हज़म कर पाने में बिल्कुल सक्षम नहीं है कि इस तरीके का वायलेंस क्यों किया गया उन बेचारे शांति दूत लोगों पर। यानी जो शांत लोग थे, जो बेचारे निर्दोष लोग थे, जो बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से अपने जीवन को जी रहे थे, उनको इस तरीके से ब्रूटली क्यों मारा गया, उसी वायलेंस को बिल्कुल स्वीकार करने के मूड में नहीं है। ही बिलीव्स दैट गॉड विल रिमेंबर द विक्टिम्स एंड रिस्पॉन्ड टू इनजस्टिस इन हिज ओन वे। और हमारे मिल्टन का मानना है कि भगवान इन जो शिकायत जो विक्टिम्स है, जो शिकार हुए, उन लोगों के बारे में भगवान को याद है, और इस इनजस्टिस को भगवान अपने स्वयं के तरीके से क्या करेंगे? न्याय देंगे। हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब द विक्टिम्स इन द पोएम? विक्टिम्स को किस तरीके से दर्शाया गया, यानी जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है उनको किस तरीके से बताया गया? मिल्टन डिस्क्राइब द विक्टिम एज इनोसेंट एंड फेथफुल पीपल हु आर अटैक्ड विदाउट मर्सी। बिना दया के उन लोगों पर, बेचारों पर क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया। ये लोग तो बिल्कुल इनोसेंट थे, ये लोग तो बिल्कुल विश्वसनीय लोग थे, इन्हीं लोगों को शिकार बनाया गया। ही प्रेजेंट देम एज द मार्टिर्स, उनको एक योद्धा के रूप में बताया है, हु सफरिंग्स बिकम ए सिंबल ऑफ ट्रूथ एंड सेक्रीफाइस, और उन्होंने जो ये पीड़ाएं झेली वो अपने आप में एक प्रतीक बन गई सत्य का और बलिदान का। देयर डेथ्स आर शोवन एज मोरली पावरफुल मीन टू अवेकन द वर्ल्ड्स कॉन्शियसनेस, और उनकी जो मौत हुई है शोवन, उसको इस तरीके से दिखाया गया है कि वो नैतिक रूप से बहुत शक्तिशाली है, और इस संसार की आत्मा को वो कहीं ना कहीं झकझोर देगी, और लोगों के जगाने का प्रयास करेगी कि किस तरीके से शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों के ऊपर इतना बड़ा जनसंहार किया गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव अबाउट जस्टिस? न्याय के बारे में ये पोएम जो है क्या संदेश देती है? द पोएम गिव्स द मैसेज दैट द रियल जस्टिस अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड। इस पोएम में ये मानना है कि जब यह वास्तविक न्याय जो आएगा ना, अंत तो गत्वा वो वास्तविक न्याय कौन देगा? ये भगवान ही देंगे। मिल्टन प्रेज दैट द गॉड विल नॉट से साइलेंट एंड विल जज द क्रिमिनल्स हु कमिटेड द मसाक। वो कहते हैं कि भगवान शांत नहीं बैठेंगे, और उन अपराधियों को
जिन्होंने इस जनसंहार को किया है, भगवान क्या देंगे? सजा देंगे। ही ऑल्सो सजेस्ट दैट द विक्टिम्स ब्लड विल नॉट बी वेस्टेड एंड विल इंस्पायर द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि जो लोग शिकार हुए हैं, जो लोग बेचारे मारे गए हैं, उनका खून जो है वो बर्बाद नहीं जाएगा और वो आगे आने वाली जो जनरेशंस थी ना, उनको इंस्पायर करेगा कि वो इस प्रकार का जो ऑपरेशन किया गया, इस प्रकार का जो दमन किया गया, उसका विरोध करे। ठीक है? अब इस यूनिट में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ विलियम शेक्सपियर सोनेट 55, नॉट मार्बल, नॉट द गाइडेड मॉन्यूमेंट्स। डिस्कस इट्स थीम, सेंट्रल आइडिया, पोएटिक डिवाइस, इमेजरी, टोन एंड पोएट्स मैसेज अबाउट द इमॉर्टैलिटी थ्रू द पोएट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और शेक्सपियर हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी इस पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछी जा सकती है। डिटेल में मैंने इसका पूरा का पूरा आंसर आपको नीचे दे दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स के अंदर मैंने इनके आइडियाज लिख दिए हैं, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन में इनको एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड करते हुए एग्जाम के अंदर आपको लिखना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से आप लोगों के लिए बन सकता है वो है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ जॉन डन्स पोएम डेथ बी नॉट प्राउड। जॉन जॉन डन की जो पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है, तो उसका भी मैंने नीचे डिटेल में आपको आंसर दे दिया है। इस तरीके से आप अगर एग्जाम में आंसर्स करते हैं तो यू विल गेट डेफिनेटली द गुड आंसर, गुड मार्क्स इन योर क्वेश्चन पेपर। अच्छे आपको आंसर्स के लिए मार्क्स मिलेंगे। तो ये कुछ आंसर्स हैं, और इसी यूनिट में से ये दो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे चलते हैं इसकी यूनिट थर्ड पर, और यूनिट थर्ड में से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक बार उनके भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट थर्ड में से हमारे लिए बनता है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ हेनरी डेरोजियोस पोएम द हार्प ऑफ इंडिया। हेनरी डेरोजियो की जो पोएम है हार्प ऑफ इंडिया, उसका केंद्रीय विचार क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द डिक्लाइन ऑफ द इंडियाज पास्ट ग्लोरी एंड द साइलेंस ऑफ द इट्स कल्चरल वॉइस अंडर द फॉरेन रूल। ठीक है? अब क्या था, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, जब ब्रिटिशर्स का शासन इंडिया पर था, तब ये पोएम हेनरी डोरिजियो ने लिखी थी, द हार्प ऑफ इंडिया। और ये इंडिया की जो पास्ट ग्लोरी थी, ठीक है, इंडिया का जो भव्य वैभव था, जो प्राचीन समय में हुआ करता था, उसके पतन को ये पोएम कहीं ना कहीं दिखाती हुई प्रतीत होती है। और ये दिखाती है कि किस तरीके से भारत की जो सांस्कृतिक आवाज़ थी, वो ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन पूरी तरीके से चुप हो गई। यानी हमारी सांस्कृतिक विरासत किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर दी थी, उस चीज़ को ये पोएम दिखाती हुई प्रतीत होती है। ये पोएम भारत का जो प्राचीन गौरव इतिहास रहा है, उसके पतन को कहीं न कहीं दिखाती हुई प्रतीत होती है। डेरोजियस यूजेस द हार्प एज़ अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ लॉस्ट प्राइड, स्पिरिट एंड द क्रिएटिव एनर्जी। जो हार्प है, जो वीणा आप कह सकते हो, उसको एक सिंबल के रूप में डेरोजियो ने यूज़ किया है, जो भारत के प्राचीन गौरव को दिखाती है, भारत की प्राचीन आत्मा को दिखाती है और भारत के प्राचीन रचनात्मक ऊर्जा को दर्शाती है। ही एक्सप्रेस द सोरो बट ऑल्सो ए डिजायर टू अवेकन द नेशन अगेन। वो हेनरी डेरोजियो कहीं ना कहीं अपने दुख को प्रकट करते हैं, लेकिन वो इस राष्ट्र को पुनर्जगाने की इच्छा भी रखते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द हार्प ऑफ द इंडिया सिंबलाइज इन द पोएम। हार्प ऑफ इंडिया यानी वीणा जो है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है इस पोएम में? तो द हार्प ऑफ द इंडिया सिंबलाइज द इंडियाज रिच सिविलाइजेशन, एंशिएंट अचीवमेंट्स एंड द नेशनल प्राइड। जो हार्प है ना, केवल वो वीणा नहीं है। वीणा किस चीज को सिंबलाइज करती है कि भारत का कितनी एक अ, बहुत बढ़िया कोटि की सभ्यता थी, कितने अचीवमेंट, कितनी उपलब्धियां प्राचीन युग में हमने प्राप्त करी थी, और राष्ट्रीय गौरव को कहीं ना कहीं ये वीणा हमारी दिखाई देती है। तो वीणा जिस चीज को लेकर के ये हेनरी डेरोजियो ने ये पोएम लिखी है, वीणा एक्चुअली में सिंबलाइज करती है, प्रतीकात्मक रूप से यूज करती है कि किस तरीके से भारत की जो सभ्यता थी वो बड़ी विकसित थी, किस तरीके से प्राचीन जमाने में हमारी उपलब्धियां बड़ी उच्च कोटि की थी, और राष्ट्रीय जो हमारा गौरव है, उस चीज को कहीं ना कहीं वीणा दर्शाती हुई प्रतीत होती है। इट रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द इंडियन पीपल। वो भारतीय लोगों की आवाज दिखाई देती है, विच हैज बिकम साइलेंट ड्यू टू द स्लेवरी एंड ऑपरेशन। जो अब चुप हो चुकी है, क्यों? दासता के कारण और ब्रिटिश लोगों के द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण अब ये वीणा शांत हो चुकी है, चुप हो चुकी है, इसमें से कोई साउंड नहीं निकल रहा है। थ्रू दिस सिंबल, और इस प्रतीक के माध्यम से, द पोइट शोज द पेनफुल कंडीशन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। जो उपनिवेशिक शासन था, यानी ब्रिटिश लोगों का जो शासन था, उसके दौरान किस तरीके से हमारी बड़ी ही दयनीय स्थिति थी, बड़ी ही दर्दनाक स्थिति थी, उस चीज को हमारे पोइट ने इस पोएम के माध्यम से प्रेजेंट किया है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट कॉल द हार्प साइलेंट एंड अनस्ट्रंग। तो ठीक है, वही बात है कि हार्प यानी इस वीणा को वो साइलेंट या अनस्ट्रंग, स्ट्रंग यानी जो तार बजाना होता है, अनस्ट्रंग यानी तार इसके बज नहीं रहे हैं, ये साइलेंट
साइलेंट हो गई है। तो इससे हमारा पोएट क्या बताना चाहता है? तो द पोएट कॉल्स द हार्प साइलेंट एंड अनस्ट्रंग बिकॉज़ इंडियाज़ ग्लोरियस स्पिरिट हैज़ बीन वीकेंड एंड सप्रेस्ड बाय द फॉरेन डोमिनेशन। अब क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर आधिपत्य कर लिया था, फॉरेन डोमिनेशन हो गया था, तो जिसके कारण से इंडिया का जो ग्लोरियस स्पिरिट थी, इंडिया का जो वैभव था, वो बड़ा ही कमज़ोर पड़ गया था और उसका सप्रेस्ड यानी दमन हो गया था। इसीलिए हार्ट का साइलेंट होना और अनस्ट्रंग होना हमारे भारतीय गौरव को कमज़ोर होने और उसके दमन होने को दर्शाता है ब्रिटिश रूल के अधीन। द नेशंस वॉइस इज़ नो लॉन्गर फ्री टू सिंग इट्स ग्रेटनेस एंड अचीवमेंट। जो भारत का व्यक्ति था, जो भारत के नागरिक थे, वो इतने फ्री भी नहीं थे कि वो भारत की महान उपलब्धियों के बारे में गाना गा पाएँ। द साइलेंस रिफ्लेक्ट द लॉस ऑफ फ्रीडम। और ये चुप्पी जो थी, वो इस चीज़ को सिंबलाइज़ करती है कि हमारी स्वतंत्रता थी पूरी तरीके से छिन चुकी है, हमारा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से जाता रहा और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी, हमारी जो सांस्कृतिक शक्ति थी, वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ चुकी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट पैट्रियोटिक मैसेज डज़ डेरोज़ियर कन्वे थ्रू द हार्प ऑफ इंडिया? हार्प ऑफ इंडिया के माध्यम से कौन-सा देशभक्ति वाला एक संदेश प्रस्तुत करते हैं डेरोज़ियो? तो डेरोजियो कन्वेज दैट द इंडिया मस्ट रिमेंबर इट्स ग्लोरियस पास्ट एंड रीगेन इट्स लॉस्ट प्राइड एंड फ्रीडम। डेरोजियो हमें ये बताते हैं कि इंडिया के पास अब ये वक्त आ गया है कि इंडिया को अपना जो प्राचीन वैभव था उसको पुनः प्राप्त करना है। उसने जो अपना गौरव खो दिया है और जो स्वतंत्रता खो दी है, अब ये वक्त आ गया है डेरोजियो के अकॉर्डिंग कि भारत को पुनः अपनी उस स्वतंत्रता और अपने उस ग्लोरी को प्राप्त करना है। ही शोज दैट द नेशंस स्पिरिट मे बी साइलेंट नाउ। वो कहते हैं कि आज भले ही हमारे देश की आत्मा शांत हो रखी है, हमारे देश के लोग बड़े ही शांत हो, बट इट कैन बी अवेकन अगेन। लेकिन एक बार पुनः हमारे देश के लोगों को जगाया जा सकता है थ्रू द करेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, बहादुरी से और आत्मसम्मान से। यानी बहादुरी और आत्मसम्मान की भावना अगर एक बार पुनः भारतीय नागरिकों के अंदर भर दी जाए, तो वो वापस राष्ट्रीय गौरव के लिए कार्य करेंगे, ऐसा मानना है हमारे हेनरी डेरोजियो का। द पोएम इंस्पायर्स इंडियंस टू रिवाइव देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड फाइट अगेंस्ट slavery। और ये पोएम कहीं न कहीं भारतीयों को प्रेरित करती है कि वो इंडिया का जो गौरव है, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, उसको पुनर्जीवित करें और इस दास्ता से वो लड़ें। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द श्री अरबिंदोस पोएम ट्रांसफॉर्मेशन? तो श्री अरबिंदो की एक पोएम है ट्रांसफॉर्मेशन, उसके केंद्रीय विचार क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द स्पिरिचुअल चेंज ऑफ द ह्यूमन नेचर इनटू द हायर एंड द डिवाइन कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब हमारा आध्यात्मिक परिवर्तन है, ठीक है, तो मानव का आध्यात्मिक परिवर्तन है हायर एंड द डिवाइन कॉन्शियसनेस, यानी दैवीय कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना। तो स्पिरिचुअलिटी को ले जाना, यानी फिजिकल वर्ल्ड से हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ले जाना, वही इस पोएम का केंद्रीय विचार है। ऑरबिंदो शोज दैट द ऑर्डिनरी लाइफ इज फुल ऑफ वीकनेस। ऑरबिंदो कहते हैं कि ये हम जो सामान्य जीवन जी रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से कमजोरियों से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है और हमारे इस जीवन के अंदर बहुत सारी सीमाएं हैं। लेकिन इस जीवन को आप प्यूरिफाई कर सकते हो, इनर अवेकनिंग, यानी अपने अंतर मन को जगा करके आप अपने इस जीवन को प्यूरिफाई यानी शुद्धिकरण इस जीवन का कर सकते हो। द पोएम प्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन एज द ट्रू एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। और ये पोएम इस तरीके से किस चीज को प्रस्तुत करती है? परिवर्तन को प्रस्तुत करती है, जो मानव अस्तित्व का ना केवल लक्ष्य है, बल्कि उसके आध्यात्मिक विकास भी है। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं कौन? श्री अरबिंदो अपनी इस पोएम के माध्यम से कि हमारा जो लक्ष्य है ना, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, आध्यात्मिक रूप से जागने में है। वो इस मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ हमें ध्यान नहीं देने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये जो जीवन, जो मटेरियल लाइफ, जो फिजिकल जीवन हम जी रहे हैं, ये बड़ा ही कमज़ोर है, दर्दनाक है और इसकी अपनी एक सीमाएँ हैं। इसीलिए हमें हमारे इस जीवन को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक जागृत अवस्था की ओर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन का मेन लक्ष्य वही है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम? किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें? तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से हमें चेंज होना है। वेयर द सोल राइजेस अबव द इग्नोरेंस फियर डार्कनेस। ठीक है, जहां पर हमारी ये सोल, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो अंतर्मन है, जो अभी तक हमने जिसको इग्नोर कर रखा है, जिसपे हमने ध्यान नहीं दिया, अभी तक हम जिससे डरे हुए हैं और जो अभी तक कहाँ है? अंधकार में है, हमें उसको एक बार रीअवेकन करना है, उसको जगाना है। ही सजेस्ट दैट द ह्यूमंस कैन मूव फ्रॉम द लोअर फिजिकल माइंड टू द हायर स्पिरिचुअल लेवल। उनका मानना था और उन्होंने एक सुझाव भी दिया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को ये जो फिजिकल संसार है ना, जो सांसारिक संसार जो देख रहे हो, इससे ऊपर उठ करके आपको आध्यात्मिक लेवल पर पहुंचना है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिंग्स द पीस। और एक बार आप उस आध्यात्मिक लेवल पर पहुंच गए, तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी, आप शक्तिशाली हो जाएंगे और डिवाइन लाइट, और आपको उस दैवीय लाइट, जो दैवीय दर्शन है, जो दैवीय प्रेरणा है, उसकी अनुभूति आपको हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज श्री अरबिंदो डिस्क्राइब द ह्यूमन कंडीशंस बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन से पहले की मानवीय स्थिति क्या है, उसको किस तरीके से अरबिंदो बताते हैं? तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन द पोएट प्रेजेंट द ह्यूमन लाइफ एज रेस्टलेस, कंफ्यूज्ड एंड ट्रैप्ड इनटू सफरिंग। हम हमारा परिवर्तन यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, उससे पहले हमारा जीवन किस तरीके से बड़ा बेचैन है, कंफ्यूज, शंकाओं से भरा हुआ है, एंड ट्रैप्ड इन सफरिंग, और अलग अलग पीड़ाओं में वो पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है। He shows the mind as limited and the heart as the burdened by the pain and desire। वो दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर हम फिजिकल संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारे दिमाग की अपनी कुछ एक सीमाएं हैं, और हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, दैट इज बर्डन्ड बाय पेन, वो दर्द और इच्छाओं से भरा हुआ है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी इच्छाओं को पाल रखा है इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, और वो पूरी नहीं होती है तो हम पूरी तरीके से उस बर्डन, उस भार से दब जाते हैं। This condition proves that the human beings need a higher spiritual change to find ट्रू फुलफिलमेंट। और ये परिस्थितियां इस चीज को दर्शाती है कि भैया अब इंसानों को जरूरत है कि उनको स्पिरिचुअल चेंज, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन अब उनके अंदर होना चाहिए, ताकि उनको ट्रू फुलफिलमेंट इस जीवन के अंदर मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ स्वामी विवेकानंद पोयम काली द मदर? स्वामी विवेकानंद की एक पोयम है काली द मदर, उसके केंद्रीय विचार क्या है? तो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम द वर्शिप is the worship of goddess Kali as the supreme mother who controls life, death, creation and destruction। तो सेंट्रल थीम इस पोएम की अगर हम बात करें तो वो क्या है? गॉडेस काली, यानी काली जो माता है उसकी पूजा करना है, क्योंकि काली माता को क्या माना है हमारे विवेकानंद ने? सुप्रीम मदर, यानी सबसे श्रेष्ठ माता माना है, जो हमारे जीवन को, मृत्यु को, इस संसार की रचना को और विनाश को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो महाकाली जिसे हम कहते हैं विवेकानंद के अकॉर्डिंग वो सुप्रीम मदर है, हमें इनकी वर्शिप करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को, हमारे मृत्यु को, हमारी रचनात्मकता को, यानी इस संसार की रचना को और इसके विनाश को तय करती है। विवेकानंद प्रेजेंट्स काली एज द पावरफुल डिवाइन फोर्स रिमूव्स द फियर एंड गिव्स द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो विवेकानंद ने जिन काली माता की बात करी है, जिन महाकाली की बात की है, वो एक बहुत ही बड़ी शक्तिशाली देवी है, जो क्या करती है? संसार से डर को भगाती है, अंधकार को भगाती है और हमें आध्यात्मिक शक्ति देती है। द पोएम शोज द डीप डेवोशन एंड टीचेस द सरेंडर टू द विल ऑफ मदर। और ये पोएम किस चीज़ को दर्शाती है? हमारे स्वामी विवेकानंद की गहरी भक्ति को दर्शाती है, और हमें ये सिखाती है कि किस तरीके से हमें उस ऊपर वाली देवी की इच्छाओं के आगे अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज विवेकानंद डिस्क्राइब गॉडेस काली इन द पोएम? गॉडेस काली को विवेकानंद ने इस पोएम में कैसे दर्शाया है? तो विवेकानंद डिस्क्राइब काली एज द फियर्स, माइटी, फियरलेस येट फुल ऑफ मदरली लव फॉर हर डेवोटीज। अब देखो, काली माता विवेकानंद ने कैसी दर्शाई? वो बड़ी फियर्स, गुस्सैल है, शक्तिशाली है, फियरलेस यानी बिना कोई डर उनके अंदर नहीं है, लेकिन उसके साथ ही वो अपने भक्त जो उनको पूजते हैं उनके प्रति वो मातृत्व वाला स्नेह रखती है। तो भले ही काली माँ जो हो बड़ी शक्तिशाली हो, बड़ी गुस्सैल हो और बड़ी ही फियरलेस हो, लेकिन फिर भी जो उनके भक्त हैं उनके प्रति माँ काली कैसा लव रखती है? मातृत्व वाला स्नेह रखती है। शी इज शोन एज द रूलर ऑफ द टाइम एंड डेस्टिनी हु डिस्ट्रॉयज इविल एंड इग्नोरेंस। वो समय की देवी कही जाती है ना, समय की वो शासिका है, समय का हमारी महाकाली पर कोई बस नहीं चलता है, और भाग्य की वो निर्माता है जो किसी भी प्रकार की बुराइयों और किसी भी प्रकार की अज्ञानता का नाश कर देती है। द पोइट सीज हर एज द अल्टीमेट रियलिटी बिहाइंड द चेंजेस ऑफ द यूनिवर्स। और हमारे कवि स्वामी विवेकानंद इस संसार में होने वाले परिवर्तनों के पीछे जो वास्तविकता मानते हैं वो किसको मानते हैं? गॉडेस काली को ही मानते हैं। नहीं, इस संसार में परिवर्तन के लिए गॉडेस काली ही जिम्मेदार है, वही अंधकार को मिटा करके उजाला इस संसार में लेकर के आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फियरलेसनेस इन द पोएम काली द मदर? ठीक है, जो फियरलेसनेस है उसका क्या महत्व है इस पोएम के अकॉर्डिंग? The fearlessness is important because Kali is presented as the destroyer of the fear, death and the weakness। fearless बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काली माता जिनका जिक्र विवेकानंद ने इस पोएम में कहा है, उनको हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि वो एक फियर यानी डर का नाश करने वाली है, मौत का नाश करने वाली है, और वीकनेस यानी कमजोरियों का नाश करने वाली देवी के रूप में उन्हें पूजा जाता है। द पोइट सजेस्ट दैट दोज हु एक्सेप्ट द मदर्स पावर डू नॉट ट्रेम्बल बिफोर सफरिंग और डिस्ट्रक्शन। वो कहते हैं कि वो लोग जो माँ के भक्त होते हैं, जो माँ को स्वीकार करते हैं, डू नॉट ट्रेम्बल, वो बिल्कुल भी नहीं कांपते हैं, चाहे कितनी भी पीढ़ियां आ जाएं,
पीड़ाएँ आ जाएँ, कितने भी बड़ा विनाश हो जाए। तो जो ट्रू डेवोटीज़ ऑफ मदर काली होते हैं, वो कितनी भी बड़ी सफरिंग्स क्यों ना आ जाए, वो बिल्कुल अडिग रहते हैं, बिल्कुल भी डिगते नहीं हैं। एंड दिस मैसेज इंस्पायर द स्पिरिचुअल करेज एंड टीचेस दैट द डेवोशन मेक्स द पर्सन फियरलेस। और यही मैसेज जो है, वो स्पिरिचुअल करेज जो है, वो ये सिखाता है कि किस तरीके से अगर आप माँ काली के प्रति पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दें, उनके प्रति अपनी भक्ति को दर्शाएँ, तो आप फियरलेस यानी निर्भीक बन सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्पिरिचुअल मैसेज डज द पोएम गिव्स टू द रीडर? कौन सा आध्यात्मिक संदेश ये पोएम अपने पाठकों को देती है? द पोएम गिव्स द मैसेज दैट द ट्रू पीस कम्स थ्रू द सरेंडर एंड कंप्लीट फेथ टू द डिवाइन मदर। तो ये पोएम हमें ये बताती है कि भैया सच्ची शांति आपके पास कब आएगी, जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दोगे और कंप्लीट फेथ दर्शाओगे उस माँ काली के अंदर। विवेकानंद टीचेस दैट द जॉयज एंड द सोरोज लाइफ एंड द डेथ आर द पार्ट ऑफ द मदर्स डिवाइन प्ले। वो कहते हैं कि आपके जीवन में चाहे खुशियां हो, चाहे दुख हो, चाहे जीवन की बात हो, चाहे मृत्यु की बात हो, वो सारे के सारे माँ का ही दैवीय खेल है। द पोएम एनकरेजेस रीडर्स टू एक्सेप्ट एवरी एक्सपीरियंस ब्रेवली एज मदर कालीज ब्लेसिंग। वो कहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं ना, उनको इस तरीके से परेशानियों की तरह से मत लो, बल्कि माँ काली की ब्लेसिंग से नहीं, माँ काली का आशीर्वाद लेते हुए अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें संघर्ष करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस यूनिट में से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो इस यूनिट में से हमारे लिए बनता है वो है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ हेनरी लुइस विवियन डेरोजियर्स पोएम द हार्प ऑफ इंडिया, डिस्कस द थीम सिंबोलिज्म ऑफ द हार्प, टोन, इमेजरी, स्टाइल एंड द पैट्रियोटिक मैसेज ऑफ द पोएम। तो कंप्लीट क्वेश्चन है कि किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आंसर मैंने आपको इस पीडीएफ में दिया हुआ है। यहाँ से आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इस पोएम में आ जाए तो आप उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सेंट्रल आइडिया हो गया, समरी आपकी हो गई, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स इसके अंदर क्या हैं, टोन इसमें क्या यूज़ की गई है, मूड इस पोएम का क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स जो आपके लिटरेरी एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर हैं, कौन कौन सी स्टाइल्स इसके अंदर यूज़ की गई है, सारी ये मैंने इसके अंदर डिस्कस कर दिया, तो आप आसानी से इसमें से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट बनता है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ स्वामी विवेकानंद पोएम काली द मदर, डिस्कस द थीम, पोर्ट्रायल ऑफ गॉडेस काली, टोन, इमेजरी, स्टाइल एंड द स्पिरिचुअल मैसेज ऑफ द पोएम। ठीक है, इसको लेकर ये भी एक डिटेल में मैंने आपके लिए यहाँ पे पीडीएफ अपलोड अपने टेलीग्राम चैनल पर कर दी है। पूरा डिटेल में यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि इस पोएम के अंदर किन किन चीज़ों की बात की गई है, सेंट्रल आइडियाज़ इसके अंदर क्या क्या हैं, किस तरीके से विवेकानंद जो है वो इन्वोक करते हैं माँ काली को, और माँ काली से वो क्या चाहते हैं कि माँ काली यहाँ पर आकर के क्या करे। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई है। इस पीडीएफ को आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चन के डिटेल आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस पेपर के यूनिट 4 पर और देख लेते हैं यूनिट 4 में से हमारे लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनिट 4 में हमारा एक प्ले है एज़ यू लाइक इट, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। उसमें से कौन-कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि हू इज़ रोज़ालिंड एंड व्हाई इज़ शी इम्पोर्टेंट इन द प्ले। तो रोज़ालिंड इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। तो एज़ यू लाइक इट एक प्ले है हमारे विलियम शेक्सपियर का, और एज़ यू लाइक की जो हीरोइन है वो कौन है, आपकी रोज़ालिंड है। एंड द डॉटर ऑफ द ड्यूक सीनियर, ये ड्यूक सीनियर की तो डॉटर है और इस प्ले की मेन हीरोइन है। शी इज इंटेलिजेंट, वो बड़ी बुद्धिमान है, बोल्ड है और विट्टी यानी विजडम से भरी हुई है। एंड शी ड्राइव्स द मेन एक्शन ऑफ द स्टोरी, और इस कहानी के मुख्य जो कार्यकलाप है वो हमारी रोज़ालिंड ही करती है। थ्रू हर डिस्गाइज एज गैनीमेड शी टेस्ट लव, कंट्रोल इवेंट्स एंड ब्रिंग्स ऑल कैरेक्टर्स टू ए जॉयफुल कंक्लूजन। और वो एक वेश धारण करती है, बहरूपिया का वेश धारण करती है, गैनीमेड के रूप में एक पुरुष का वेश धारण करती है, अपने प्यार को परखने के लिए, घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए, और सारे के सारे कैरेक्टर्स अंत में खुशनुमा माहौल में चले जाएं, उस निष्कर्ष को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है इस प्ले की जो हीरोइन है हमारी रोज़ालिंड। तो याद रखना है, रोज़ालिंड इज द हीरोइन ऑफ द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट। शी इज द डॉटर ऑफ द ड्यूक सीनियर, और वो अपने आप को डिस्गाइज करती है जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती है। ठीक है, आर्डन के जंगल में पूरी की पूरी कहानी चलती है हमारे इस प्ले की, और आर्डन के जंगल में जब जाती है तो वो गैनीमेड के वेश के रूप में जाती है। नेक्स्ट प्ले क्वेश्चन है, व्हाई डज रोज़ालिंड डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए बॉय इन द फॉरेस्ट ऑफ हार्डन। क्या कारण था कि रोज़ालिंड ने अपने आप को एक लड़के के रूप में फॉरेस्ट ऑफ हार्डन में रखा। तो रोज़ालिंड डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज ए बॉय नेम्ड गैनीमेड फॉर द सेफ्टी व्हाइल ट्रैवलिंग इन एक्साइल। तो जब रोज़ालिंड को निकास दिया गया, जब रोज़ालिंड को देश निकाला दिया गया अपने चाचा के द्वारा, ड्यूक फ्रेडरिक के द्वारा, ठीक है, तो ड्यूक फ्रेडरिक ने जब देश निकाला दिया इस रोज़ालिंड को, और ये कहा कि इस साम्राज्य को छोड़ करके चली जाओ, तो रोज़ालिंड ने जब यात्रा के दौरान उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, सुरक्षा में जाए, क्योंकि महिला थी और महिला को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए उसने लड़के के रूप में जंगल
जंगल में जाना उचित समझा और उसने गैनीमेड के रूप को ले लिया था। द डिस्गाइज अलाउज हर टू मूव फ्रीली इन द फॉरेस्ट विदाउट डेंजर। बिना खतरों के वो इस वेश में जंगल में घूम सकती थी। इट ऑल्सो हेल्प्स हर टीच ऑर्लैंडो अबाउट द लव। और यही वो वेश था जिसके कारण से उसने अपने प्रेमी ऑर्लैंडो को ये बताया कि वास्तव में प्यार क्या होता है। एंड फाइनली ब्रिंग्स देयर रिलेशन टू ए परफेक्ट एंडिंग। और अंत में एक परफेक्ट एंडिंग के साथ उनके रिलेशनशिप खत्म हुआ इस पोएम के इस प्ले के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ हार्डन इन द प्ले। फॉरेस्ट ऑफ हार्डन का पूरी इस प्ले में क्या महत्व है? तो द फॉरेस्ट ऑफ हार्डन रिप्रेजेंट फ्रीडम, पीस एंड नेचुरल वर्ल्ड अवे फ्रॉम द कोर्ट पॉलिटिक्स एंड क्रूअलिटी। तो फॉरेस्ट ऑफ हार्डन में वो किसको दिखाता है? फ्रीडम को दिखाता है, पीस को दिखाता है, एक प्राकृतिक संसार को दिखाता है जो साम्राज्य में चलने वाली राजनीतियों और निर्दयता से काफी दूर है। इट बिकम्स ए प्लेस वेयर द कैरेक्टर्स फाइंड द सेल्फ नॉलेज। यही फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है जिसमें एज यू लाइक इट की प्रमुख घटनाएं घटित होती है। और यही वो जगह है जहाँ पर आके सारे कैरेक्टर्स को ज्ञान प्राप्त होता है, उनको अपने अपना प्यार मिलता है और इमोशनली वो वहाँ पर स्वस्थ होते हैं। शेक्सपियर यूजेज द फॉरेस्ट एज द मैजिक स्पेस वेयर द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द हार्मनी इज रिसर्व्ड। और ये शेक्सपियर ने इस प्ले में आर्डन का जो जंगल है उसको इस तरीके से यूज किया है कि यहाँ पर ही आकर के सारे जो विवाद होते हैं उनका निपटारा होता है और एक समन्वय सभी लोगों के बीच में स्थापित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल डज द जैक्स प्ले इन एज यू लाइक इट। जैक्स नाम का जो किरदार है वो क्या भूमिका निभाता है अपने इस प्ले एज यू लाइक इट में? तो जैक्स इज द थॉटफुल एंड द मेलंकलिक कैरेक्टर। जो जो हमारा जैक्स नाम का कैरेक्टर है वो बड़ा ही विचारशील और एक मेलंकली यानी बड़ा ही दुख भरा कैरेक्टर है। हु कमेंट्स ऑन लाइफ, जो जीवन के ऊपर कमेंट करता है, सोसाइटी पे कमेंट करता है, मनुष्य के व्यवहार के ऊपर कमेंट करता है। ही प्रोवाइड द फिलोसफिकल डेप्थ टू द प्ले एंड इज फेमस फॉर हिज स्पीच। वो फिलोसफिकल डेप्थ यानी दार्शनिक गहराई को इस प्ले में कहीं ना कहीं दिखाता है और वो फेमस है अपनी एक स्पीच के लिए। और कौन सी स्पीच है उसकी? ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज थ्रू जेक्स शेक्सपियर प्रेजेंट सैटायर एंड द रिफ्लेक्शन ऑन द कॉमेडी। ठीक है। तो अब ये जैक्स ही था जिसने एक फेमस स्पीच दी थी इसके अंदर, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, जिसमें उसने कहा था कि ये जो संसार है ये एक रंगमंच की भांति है और हम जितने भी इंसान हैं उनको अपने अपने किरदार दिए गए हैं और इस धरती पर आकर के वो सिर्फ अपने किरदारों को प्ले करते हैं। ठीक है। तो इस चीज को दर्शाया है हमारे जैक्स नाम के इस कैरेक्टर ने, जो बड़ा ही मेलंकली यानी दुख बड़ा सोरोबल कैरेक्टर है। नेक्स्ट है, हु इज ऑर्लैंडो एंड व्हाट क्वालिटीज मेक हिम हीरो इन द प्ले। ऑर्लैंडो कौन था और उसके अंदर ऐसे क्या गुण थे जिन्होंने उसको इस प्ले का हीरो बना दिया? तो ऑर्लैंडो इज ए नोबल यंग मैन एंड द यंगर सन ऑफ द सर रोलैंड डी बॉयज। सर रोलैंड डी बॉयज नाम के एक दरबारी हुआ करते थे जो ड्यूक सीनियर के बड़े ही अच्छे सेवक थे। उन्हीं का जो छोटा बेटा था उसका नाम क्या था? ऑर्लैंडो था। ही इज ब्रेव, वो बड़ा ही बहादुर था, ईमानदार था और बड़ा ही लॉयल था यानी वफादार भी था। एंड ही प्रूव्स हिज करेज बाय डिफीटिंग द चार्ल्स द रेसलर। और उसने अपने साहस का परिचय भी दिया जब उसने शाही रेसलर यानी शाही जो रेसलर था, आपका पहलवान था जिसका नाम था चार्ल्स, उसको हराया। हिज ट्रू लव फॉर रोजालिंड एंड हिज स्ट्रॉन्ग मोरल नेचर मेक हिम द रोमांटिक हीरो ऑफ द प्ले। उसका रोजालिंड के प्रति सच्चा प्यार और उसका नैतिक व्यवहार इतना बढ़िया था कि उसी के कारण वो क्या बन गया? इस प्ले का हीरो बन गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ठीक है। तो जैक्स नाम का एक शख्स था जो मेलंकलिक कैरेक्टर है, उसने ये स्पीच दी थी। तो द फेमस लाइन इज स्पोकन बाय द जैक्स एंड मीन्स दैट द लाइफ इज लाइक ए ड्रामा। तो ये फेमस स्पीच दी गई थी जैक्स नाम के कैरेक्टर के द्वारा और उसने जीवन को क्या बताया है? एक नाटक की तरीके से बताया है, वेयर एवरी पर्सन प्लेज डिफरेंट रोल, जहां पर हर इंसान अपने अलग अलग किरदारों को निभाता है। तो ये धरती पूरी क्या है? जैक्स के अकॉर्डिंग एक रंगमंच है, यहाँ पे हर इंसान अपने अपने किरदारों को निभाता है। ही एक्सप्लेन दैट द ह्यूमन पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस एज चाइल्डहुड, यूथ, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। वो कहता है कि एक मनुष्य जो होता है ना, अलग अलग समय में अलग अलग किरदारों को निभाता है। वो चाइल्डहुड से अपनी शुरुआत करता है, फिर यूथ के रूप में अपनी भूमिका को निभाता है, फिर वयस्क होता है, फिर बाद में वो वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। द स्पीच रिफ्लेक्ट द फिलोसफिकल एंड द रिफ्लेक्टिव साइड ऑफ द प्ले। और यही स्पीच जो जैक्स ने दी थी वो इस प्ले में कहीं ना कहीं दार्शनिकता के बारे में और रिफ्लेक्टिव साइड यानी विचारशीलता के बारे में इस प्ले में कहीं ना कहीं बताती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ बैलेड। बैलेड की मुख्य विशेषताएं क्या होते हैं? तो बैलेड मैंने आपको बताया था कि बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग पोएट्री, कविता लिखने का एक प्रकार होता है बैलेड। तो ये बैलेड क्या होता है? तो बैलेड इज ए नैरेटिव पोएम दैट टेल्स स्टोरी इन अ सिंपल एंड द म्यूजिकल वे। बैलेड एक कहानी के रूप में कही गई कविता होती है जो किसी भी कहानी को सिंपल और म्यूजिकल यानी संगीतमय अंदाज से कहती है। इट यूजुअली यूजेज द रिपीटेड रेफरेंस, कॉमन लैंग्वेज एंड रेगुलेट रिदम टू मेक इट इजी टू रिमेंबर। इसमें
एक साधारण भाषा का प्रयोग होता है, नियमित रूप से इसके अंदर लयबद्धता पाई जाती है, इसीलिए हम बैलेड को आसानी से याद रख पाते हैं क्योंकि इसमें तुकबंदी होती है। मोस्ट बैलेड डील विद द लव, ट्रेजेडी, एडवेंचर और द हेरोइक इवेंट्स वर ऑफन पास्ड ओरली। और बहुत सारे बैलेड हैं वो या तो लव की थीम पे लिखे गए हैं या ट्रेजिक थीम पे लिखे गए हैं या कोई एडवेंचर साहसिक कार्य को लेकर के लिखे गए हैं या हेरोइक इवेंट्स को लेकर के लिखे गए हैं। और ऑफन ये जो बैलेड्स थे ये ओरली यानी मौखिक रूप से ही एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज एन ओड एंड व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक। ओड क्या होती है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो ओड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ राइटिंग पोएट्री, कविता लिखने का एक प्रकार होता है, वो भी एक ओड होता है। तो एन ओड इज ए लिरिकल पोएम, ठीक है, एक गीत होता है रिटन इन प्रेज ऑफ ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा जाता है। तो किसी व्यक्ति, किसी ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया की प्रशंसा के रूप लिए जो गीत लिखा जाता है उसी को हम ओड कहते हैं। इसमें डीप इमोशन होता है और एलिवेटेड स्टाइल होते हैं, यानी एक उत्कृष्ट शैली का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स सीरियस थॉट्स, ये किसी भी कवि के गंभीर विचारों को बताता है, उसके फीलिंग्स यानी भावनाओं को दर्शाता है। एंड एडमिरेशन इन ए म्यूजिकल एंड फॉर्मल मैनर, और प्रशंसा को दिखाता है एक संगीतमय और औपचारिक तरीके से। ओड्स ऑफन हैव विच इमेजरी, और ओड्स की अगर हम बात करें तो इसमें इमेजरी विशेष रूप से आपको मिलेगी, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन मिलेगी और इसकी टोन की स्टाइल जो होगी बड़ी ही भव्य होगी, यानी कहने का अंदाज बड़ा भव्य ओड के अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए हेरोइक कपलेट एंड व्हाट आर इट्स मेन फीचर। ये हेरोइक कपलेट क्या होता है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो ये हेरोइक कपलेट इज ए पेयर ऑफ राइमिंग लाइंस रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। राइमिंग लाइंस होती है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हेरोइक कपलेट कहते हैं। यूजुअली विथ ए कंप्लीट सेंस ऑफ ईच कपलेट, और हर कपलेट, कपलेट क्या होता है, जो दो लाइनों की तुकबंदी आपस के अंदर होती है तो वो कपलेट होता है। तो स्टैंजा ऑफ टू लाइन, यानी दो लाइनों का जो पद होता है ना, बेसिकली उसी को हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। तो दो लाइनों, जैसे बिहारी जो आपने हिंदी में कभी पढ़ा होगा, दो दो लाइनों के पद हैं, तो वही दो लाइन के जो पद होते हैं हमारी इंग्लिश में उनको क्या कहा जाता है, कपलेट कहा जाता है। तो ये कपलेट क्या करते हैं, बेसिकली हेरोइक कपलेट कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रतीत होते हैं। इट इज कॉल्ड हेरोइक, इनको हेरोइक क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट वॉज ऑफन यूज्ड इन एपिक और द सीरियस थीम्स लाइक वॉर, मोरलिटी और द ह्यूमन नेचर। इनको हेरोइक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गंभीर विषयों को लेकर के लिखे जाते हैं, जैसे कोई युद्ध का विषय हो गया, नैतिकता का विषय हो गया या मानवीय प्रकृति का विषय हो गया, इन विषयों को लेकर के हेरोइक कपलेट लिखे जाते हैं। दिस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स बैलेंस, ये अपने संतुलन के लिए, अपनी स्पष्टता के लिए, अपनी विजडम के लिए जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लैंक वर्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। ब्लैंक वर्स क्या है और इंग्लिश लिटरेचर में इसका महत्व क्या है। तो ब्लैंक वर्स इज द अनराइम्ड पोएट्री रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर गिविंग इट ए नेचुरल एंड द स्पीच लाइक फ्लो। देखो, कई बार कवि या राइटर क्या करता है, एक नेचुरल तरीके से लिखने के लिए बिना तुकबंदी की कविता को लिखता है, और उसको लिखने के लिए जो मीटर यूज करता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है, उसी को हम ब्लैक वर्स कहते हैं। यानी साधारण शब्दों में आप समझो तो अनराइम्ड मैनर के अंदर, बिना तुकबंदी के अंदर यदि कोई कविता लिखी जाती है जिसके अंदर एक रेगुलर बातचीत के अंदाज में उस कविता को लिखा गया है ताकि उसमें नेचुरलिटी आ पाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वाइडली यूज्ड इन इंग्लिश ड्रामा, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश नाटक के अंदर इसका बेहद ही यूज किया गया है, और स्पेशली शेक्सपियर ने अपने प्ले लिखने के लिए इन ब्लैंक वर्स का यूज किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने पावरफुल डायलॉग की डिलीवरी करी है और इमोशंस की डिलीवरी करी है। ब्लैंक वर्स कंबाइंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद द डिसिप्लिन राइम्ड मेकिंग इट इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव। अब देखो, ब्लैंक वर्स में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस होती है और डिसिप्लिन्ड राइम होती है, यानी रिद्म का जो प्रयोग किया जाता है ना, बेसिकली लयबद्धता तो इसमें होती ही नहीं है, एक वॉकिंग स्टाइल के अंदर, स्पीच लाइक फ्लो के अंदर इसके अंदर बोलते हैं, और उसी कारण से ब्लैंक वर्स जो होता है हाईली इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें से जो बनता है, व्हाट इज एलिट्रेशन, गिव एन एग्जांपल। एलिट्रेशन क्या होता है उसका कोई एक उदाहरण दीजिए। तो एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए नियर बाय वर्ड। जब कॉन्सोनेंट साउंड का किसी एक लाइन के अंदर बार बार रेपिटेशन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। तो शी सेल्स, सी शेल्स बाय द सी शोर, तो आप देख रहे हो ये जो से का साउंड है ना, बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो ये कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। और ये कॉन्सोनेंट साउंड अगर इस तरीके से बार बार किसी पोएम के किसी पद में या किसी लाइन में रिपीट होता है तो वहीं पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज सोलिलोक्वी, व्हाई इट इज यूज्ड इन ड्रामा। ये सोलिलोक्वी क्या होती है और इसको ड्रामा में क्यों यूज किया जाता है। तो ये सोलिलोक्वी इज ए स्पीच इन विच ए कैरेक्टर स्पीक्स हिज थॉट्स अलाउड व्हेन अलोन ऑन द स्टेज। तो कई बार आपने मूवीज के अंदर भी
देखा होगा कि किसी कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो हमें कैसे समझ में आएगा? ये एक बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है और हमें ये मालूम पड़ता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ठीक इसी तरीके से जब नाटक होते हैं, तो उसमें कोई कैरेक्टर आपके स्टेज पे खड़ा रहता है और वो स्टेज पे पूरे स्टेज पे अकेला खड़ा हुआ है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो जब उसको ज़ोर-ज़ोर से बोलता है, ठीक है? तो उसके थ्रू ऑडियंस को ये मालूम पड़ता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसी का नाम क्या है? सोलिलोक्वी है। यानी एक सेल्फ स्पीच होती है जो इसलिए की जाती है ताकि ऑडियंस को ये बता सकें कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इट इज़ यूज्ड इन ड्रामा टू रिवील द इनर फीलिंग्स और आपके अंदर की फीलिंग्स को उजागर करने के लिए, अंदर के थॉट्स को उजागर करने के लिए, आपके मोटिव्स को उजागर करने के लिए ड्रामा में स्पेशली इस सोलिलोक्वी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस 4th यूनिट में से हमारे लिए कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रोज़ालिंड व्हाई इज़ शी कंसीडर्ड द मोस्ट चार्मिंग हीरोइन ऑफ द शेक्सपियर। जो कैरेक्टर स्केच है रोज़ालिंड का उसको लिखिए और उसको शेक्सपियर की सबसे बेहतरीन हीरोइन क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच निश्चित रूप से यहाँ से पूछा जा सकता है। तो रोज़ालिंड के बारे में डिटेल्ड चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसके अलावा जो पूरा का पूरा प्ले है ना शेक्सपियर का, उसकी डिटेल्ड समरी जो है मैंने अपलोड की हुई है आपके इस चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, पोएम्स के लिंक भी हैं और आपके प्ले के लिंक भी हैं, उनके थ्रू आप डिटेल में इनकी स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी ये जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर है, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप इन आंसर्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है डिस्कस एज़ यू लाइक इट एज़ अ रोमांटिक कॉमेडी। एज़ यू लाइक इट एज़ अ रोमांटिक कॉमेडी है, उसको आप डिस्कस करिए। तो ये मैंने सारी चीज़ें बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपको दे दी हैं, इनको एक्सटेंड करके आपको लिखना है। डिटेल्ड में जो इसकी समरी है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। एज़ यू लाइक इट की डिटेल्ड समरी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और उसको देखने के बाद कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम द एज़ यू लाइक इट, ठीक है? और यहीं पे आकर के हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। इस पूरे वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जितनी पोएम आपके कोर्स के अंदर दी गई है, सभी पोएम्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो उन लिंक्स के माध्यम से आप उन पोएम को एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेन थीम उसकी देख सकते हैं, बेसिक थीम उसकी देख सकते हैं और उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को भी अपलोड कर दिया गया है। तो ये गेस्ट पेपर था आपका 2026 एग्ज़ाम के लिए और बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के थ्रू इंक्लूड कर दी है। आप सबका देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यूँ ही बने रहिएगा हमारे साथ और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।